लो जी अब आ जाओ पिज्जा पे स्टार्ट करें। ये लो जी घर में पिज्जा है, पहले पिज्जा सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं तो डिवीजन बाद में बात करें, पहले पिज्जा। आज ही काट कर बंदू आधा पिज्जा देगा, दे दिया पूरा, फिर यार कैसे काम चलेगा? तू क्या खाएगा? हवा? आधा देगा ही नहीं देगा। चलो आधा मैंने ले लिया, अब कितना पिज्जा बचा? आधा वरियानी को, वरियानी देगा, वरियानी को नहीं खाता, तू खाएगा? तो चिच्ची का भी आधा खा गया, अब कितना बचा? 1/4। फिर अथर्व को दे देगा? नहीं देगा, फिर किसको देगा आधा? चलो अथर्व को आधे का आधा दिया, अब कितना बचा? 1/8। क्या नाम तेरा? धनराज। धनराज को तो देना ही पड़ेगा, तो कितना बचेगा? अब सोचो, अब प्रियम को देगा नहीं देगा? तो प्रियम ने भी आधा ले लिया, अब कितना बचा तेरे लिए? फिर इसके बाद फिर चलो प्रियम को भी आधा दे दिया, फिर कितना बचा? फिर 1 हाफ गया, 1/4 गया, 1/8 गया, 1/16 गया, 1/32 गया। अब जो बचा था अदिति वाले ने बोला थोड़ा सा मेरे को भी टेस्ट करा, अब कितना बचा? जैसे ही किसी और ने मांगा तू ले जा इसको। सबसे पहले मैंने आधा पिज्जा क्यों लिया? मैं सबसे पहले अपना हिस्सा बड़ा बड़ा ले लेता है। पिज्जा जब भी बांटो बड़ा हिस्सा पहले। अब ये सपोर्ट सेल के साथ होता है साहब, अगर सेल भी है, ये सपोर्ट सेल है, सेल भी कंटिन्यू डिवाइड करती जाए, हर बार सेल का नंबर क्या हो गया? डबल। डिवीजन का मीनिंग क्या होता है? बंटवारा, डबल करना है, डबल कर दिया, डबल कर दिया, फिर वहां पे डबल कर रहे हैं तो सेल का साइज क्या हो रहा है? सेल का साइज छोटा होते जा रहा है, सेल का साइज। अब तुम सोचो तुम जायगोट से पैदा हुए, अब जायगोट में अगर डिवीजन इक्वल हो रहा है और अगर सेल का साइज नहीं बढ़ता, सेल का साइज, तो क्या होता? सोच के देखो, तुम्हारी साइज भी आज कितनी सेल की जितनी होती? एक सेल जितनी। तो अगेन बाय क्वेश्चन, सेल साइकिल क्या चीज है, सेल डिवीजन क्या है, इलाज क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन? जब भी बंटवारा करना हो, जैसे ही मैंने बोला काटकर को पिज्जा खाना है तो काटकर मुझे क्या करे? नया पिज्जा ऑर्डर दे। इसलिए तो मैंने आज चित्रली से क्या बोला, पिज्जा कब खिला रहे हो? बराबर, तो मेरे लिए पिज्जा खिलाओ, अपने आप सेल डिवीजन हो जाएगा। तो जब भी डिवाइड करने का क्या रूल है? हर बार क्या करो? डबल करके आधा कर दो, उसी को क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। डबल करके तो हो गया, डबल को आधा करेंगे तो हो जाएगा इक्वल। तो जब भी तुम्हें पिज्जा बंटवारे की बात आए, क्या करना है? दूसरे ऑर्डर करना है। जब भी तुम्हें पिज्जा सर को खिलाने की इच्छा हो, नया ऑर्डर करो, एक पिज्जा मेरा, एक पिज्जा तुम्हारा, डिवीजन ओके, बराबर, तो सेल डिवीजन हो गया। तो व्हाई द सेल विल डिवाइड, क्वेश्चन बनते हैं दो, व्हाई द सेल विल डिवाइड, हाउ द सेल विल डिवाइड, व्हेन द सेल विल डिवाइड। 3 क्वेश्चन बनेंगे, हल ले आओगे। हाउ द सेल विल डिवाइड, व्हेन द सेल विल डिवाइड एंड व्हाई द सेल विल डिवाइड। सोचो पहले हाउ का आंसर ले आओ, यू विल गेट द आंसर। हर चीज को डबल करके आधा कर दो, खत्म। बंटवारे का दुनिया का पहला। दूसरा से समझो, पापा और चाचा 2 भाई हैं, ये लो जी पापा और चाचा 2 भाई हैं, उनके पास 3 बाई 6 की एक दुकान है, एक बेड जितनी दुकान है। अब उनके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, पापा के 2 बच्चे, उनके पास दुकान कितनी है? अब पापा बोले कि बच्चों को बोले दुकान आधी आधी ले लो, और गेट इस साइड है, तो क्या करेंगे? ऐसे दीवार खींच देंगे। अब दुकान की साइज क्या रहेगी? 1.5 फीट। मेरे ऐसे आदमी तो घुस ही नहीं पाएगा, तो जैसे कोई कस्टमर आएगा ऐसे हाथ डालेंगे, ऐसे पकड़ा देंगे, बराबर ना? अब मेरे भी 2 बच्चे, अब फिर उनको भी दुकान देनी हो तो कितनी बचेगी? फिर वो तो दुकान के बाहर ही खड़े होंगे, एक घंटा रखेंगे, ऐसे सामान पुल करेंगे और ऐसे पकड़ाएंगे कस्टमर, राइट? इलाज क्या है? जैसे ही पापा को, जैसे ही मेरे बच्चों, उनके बच्चों में तो दुकान बांटनी थी, पहले क्या करते? 2 दुकान खरीदते, फिर डिवाइड कर देते, ये लो ये तुम्हारी, ये तुम्हारे भाई की। फिर जैसे मेरे से बोले, मेरे बच्चे बोले कि भाई दुकान चाहिए, कोई बात नहीं, यही दुकान और खरीदेंगे, फिर डबल करेंगे, फिर आधा करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं? एक
एक बार करे तो डिवीजन और बार बार करे तो साइकिल। एक बार गाड़ी चलाओ तो डिवीजन और बार बार करो तो व्हाट इज द रफ डेफिनेशन ऑफ सेल डिवीजन? सेल में जो भी चीज है उसको डबल करके आधा कर दो, इज कॉल्ड एज, और उसी को बार बार इवेंट को रिपीट करेंगे तो डेफिनेशन मोटा मोटा क्लियर। हाउ द सेल विल डिवाइड इज क्लियर। अब सेल की डिवाइड क्यों कर रहा है? व्हाई द सेल विल डिवाइड, व्हाई द सेल विल डिवाइड। सोचो तुम जायगोट थे, कितने सेल के थे, और इतने बड़े जायगोट से काट कर ये 1 फीट का पैदा हो गया। कटका 1 फीट ही होगा बर्थ के टाइम पे, अंदाजे से राउंड फिगर मान लेते हैं। तुम्हारी साइज कितनी होगी? इतनी, 1 फीट। अब कितने हो? 5 फीट, 6 फीट, 5.5 फीट, राउंड फिगर पकड़ लो 5.5 फीट, 5.7, 5.8 वाले, बराबर। 5 फीट 7 फीट 8 इंच, 5 फीट 7 8 इंच पकड़ लो, 10 इंच पकड़ लो, मेरी हाइट पकड़ना तो 6 फीट पकड़ लो जी, 6 फीट पकड़ लिया। अब ये एक सेल से इतनी सारी सेल कौन से प्रोसेस से आई? बाई सेल। अब मेरा वजन बढ़ रहा है उतना ही, तो पैदा जायगोट में एक सेल, उसका वजन होता है क्या? तो पहला प्रोसेस हुआ ग्रोथ, पहला हुआ। अब सपोज किसी के बाल झड़ गए, या बचपन में दांत टूट गए, दांत नहीं आते, नहीं आते, आते। सपोज खाना इतना टेस्टी था, पिज्जा इतना अच्छा लगा, सिमानी ने पिज्जा खिलाया, 1000 रुपए दे रही, पिज्जा खाएंगे, पिज्जा खाते खाते भूल जाएंगे पिज्जा खा रहे, टंग खा रहे, लोग किसको खा गए? टंग को। टंग बाइट होगी, टंग बाइट होने के बाद क्या करते हैं? टंग रिपेयर होगी, छाले होंगे नहीं होंगे, अल्सर, अल्सर को फिर क्या करेगी बॉडी? रिपेयर। तो पहला हुआ ग्रोथ, दूसरा रिपेयर। अरे फॉर एग्जाम्पल सब्जी काटते काटते गर्लफ्रेंड ने बोला काट कर कि नहीं भाई सब्जी बनाओ, और सब्जी की जगह इसने क्या काट लिया? हाथ काट लिया, तो क्या करना पड़ेगा? हाथ क्या होगा? रिपेयर। तीसरा रीजनरेट, बाल गिर गए। और फॉर एग्जाम्पल सलून में तुम क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हो सलून में? बाल बढ़ रहे हैं तभी तो कटवाने आ रहे हो, तो सलून का खर्चा कर रहा है बिकॉज ऑफ सैलरी भी, बाल बड़ा होते जा रहा है, बाल, तो रिपेयर, रीजनरेशन। तीसरा क्लियर। चौथा मुझे भी आता नहीं, थोड़ी देर के बाद आ जाएगा। व्हाई द सेल विल डिवाइड इज क्लियर। तो काटेगा, तू क्या खिलाया? मेरे लिए आना क्या? मेरे तू तो खाता नहीं। यस यस। तो व्हाई द सेल विल डिवाइड इज क्लियर। हाउ द सेल विल डिवाइड इज क्लियर। हाँ ये तो देखेंगे ना। पापा को अभी वापस क्वेश्चन, पापा के पास एक दुकान है, उनके कितने बच्चे हैं? अब पापा 2 दुकान कैसे लाएंगे? खरीद के लाएंगे। अब खरीदने के लिए जो खर्चा वो करेंगे। अब पापा के पास कितना धन है? वो पापा देखेंगे, दुकान खरीदनी है ना, तो पापा को खर्चा करना है, पापा सोचेंगे। सेल को खर्चा करना है, कौन सोचेगी? और खर्चा करने के लिए क्या चाहिए? करेंसी। करेंसी का नाम क्या होता है? सेल सोचेगी। जिसको खर्चा करना है वो सोचेंगे, मैं क्यों सोचूं? बराबर। तो सेल डिवीजन के डेफिनेशन में पहले कुछ वर्ड्स आते हैं। पहला वर्ड आता है जीनोम। एनी आइडिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीनोम? एनी आइडिया? जीनोम वर्ड का मीनिंग पता है किसी को? चलो इजी क्वेश्चन। चिका तेरे पास कितने क्रोमोसोम है? 21 है। 21 पेयर है, पक्का ना? तू इंसान ही है ना? पक्का? यानी इंसान के अंदर नहीं, डाउन सिंड्रोम बेटा 47 क्रोमोसोम होते हैं, 21 नंबर वाला एक्स्ट्रा होता है। तो चिका के अलावा सबके पास कितने क्रोमोसोम है? 23 पेयर्स। तो सबके पास कितने क्रोमोसोम है? ये 23 क्रोमोसोम मम्मी के, ये 23 क्रोमोसोम पापा के, दोनों की शादी हुई और तुम कितने हो गए? तो एक प्रॉपर सेट किससे आया? मम्मी से। और एक सेट किससे आया? तो तुम्हारे कितने सेट है? एक 23 और एक 23, तो टोटल कितने हो गए? तो तुम्हारे कितने सेट है? 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम को बोलते हैं 2n। क्या बोलते हैं? और 2n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू कितना है? तुम्हारे जीनोम, तो n वर्ड को बोलते हैं जीनोम, n वर्ड को बोलते हैं। तो तुम्हारे जीनोम में कितने क्रोमोसोम? अभी किसी क्वेश्चन पूछो, मेजॉरिटी बच्चा अच्छा आंसर देता है। बताओ तुम्हारे अंदर कितने जीनोम है?
तुम्हारे अंदर कितने जीनोम है? ऑप्शन दो। पहला ऑप्शन है 23, दूसरा 46, तीसरा 1, चौथा है 2। आंसर इज 2। ये ज्यादातर बच्चों को क्या लगेगा, एन का वैल्यू 23, आंसर इज 23। मैंने पूछा जीनोम कितने हैं? एक जीनोम में 23 क्रोमोसोम है, और तुम्हारे में कितने जीनोम है? तो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? जीनोम। तो ये हैप्लॉइड सेट है, ये हैप्लॉइड सेट है, दोनों मिला के क्या हो गया? डिप्लॉइड सेट। तुम डिप्लॉइड के अंदर कितने क्रोमोसोम है? 46। तो तुम्हारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, तुम क्या हो? डिप्लॉइड। क्या हो? और गैमेट्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड। तो जीनोम को क्या बोलते हैं? एन। एन वर्ड का मीनिंग क्या है? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। तुम्हारे अंदर कितने जीनोम है? एक या दो? दो। और एक जीनोम में कितने क्रोमोसोम? 23। याद रखना, जल्दी जल्दी में 99% बच्चों को दिमाग में क्या आता है? जीनोम मतलब 23। जीनोम में 23 क्रोमोसोम होते हैं, बट तुम्हारी सेल में कितने जीनोम है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बट ट्रिकी क्वेश्चन है। और इसको मैं तुम्हें घुमा के जब डिस्कशंस कराएंगे तो मैं तुम्हें गलत करा के दिखाएगा कि तुम्हारे अंदर कितने जीनोम है। मुझे क्या पता, तुम बताओ कितने हैं? और एक जीनोम में कितने क्रोमोसोम? तो पेज नंबर 162 ओल्ड एनसीईआरटी, 119 न्यू एनसीईआरटी, खाली जगह होगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, 120 पकड़ लो। वहां पे सेल साइकिल सेल डिवीजन हेडिंग होगा, उसके ऊपर खाली जगह होगी, वहां पे तुम्हें हेडिंग डालना है जीनोम। डेफिनेशन नोट डाउन करना है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू जीनोम। देखो पहले जीनोम, जीनोम इज इक्वल टू हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। जीनोम इज इक्वल टू हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। ब्रैकेट में लिखना एन। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? जीनोम इज इक्वल टू क्या होता है? एन। इतना क्लियर? नेक्स्ट नोट करके लिखना है तो लिख लो, इन ह्यूमन सेल डिप्लॉइड सेल देयर आर 2 जीनोम्स। इन ह्यूमन सेल देयर आर 2 जीनोम्स। हो गया इतना? आगे बात करें। दूसरा वर्ड आता है सी वैल्यू। सी वैल्यू होता है अमाउंट ऑफ डीएनए इन हैप्लॉइड। अमाउंट ऑफ डीएनए इन हैप्लॉइड। हैप्लॉइड वर्ड का मीनिंग एन होता है। तो तुम्हारी एक सेल में कितना डीएनए? सी है 2C। हैप्लॉइड में सी, तो तुम हैप्लॉइड हो डिप्लॉइड हो? तो डिप्लॉइड में कितना होगा? तो ये वर्ड मिलेगा 164 पे, 163 पे। पेज में कितने पे मिलेगा ये सी वैल्यू? 163। सेकंड लास्ट पैराग्राफ 4th लाइन में होगा सी वैल्यू वर्ड लिखा होगा 2C 24C। तो सी वैल्यू वर्ड का मीनिंग लिख लो एनसीईआरटी में। क्या लिखोगे? अमाउंट ऑफ डीएनए इन हैप्लॉइड। नोट्स बाद में बनाएंगे। अमाउंट ऑफ डीएनए इन हैप्लॉइड वहीं पे लिखो जहां खाली जगह। तीसरा टर्मिनोलॉजी, ये दोनों टर्म क्लियर? नेक्स्ट टर्म, ये अब क्रोमोसोम की बात करते हैं। ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से क्या अटैच होता है? 2 डीएनए स्ट्रैंड। ये लो जी डीएनए स्ट्रैंड अटैच है। When 2 DNA strand attached to the centromere is called as chromatid. क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। तो क्रोमेटिड का डेफिनेशन क्लियर? When 2 DNA strand attached to the one centromere is called as, तो ये सेंट्रोमियर है। अगर मैं डीएनए का नंबर डबल कर दूं, इसको डबल किया, डीएनए डबल, ये सेंट्रोमियर। अब डीएनए कितना हो गया? पहले 2 स्ट्रैंड थी, अब कितने स्ट्रैंड हो गई? तो अब क्रोमेटिड कितना बोलेंगे? 2 डीएनए स्ट्रैंड को बोलते हैं एक क्रोमेटिड, तो 4 डीएनए स्ट्रैंड को कितना बोलेंगे? अब मैंने सुना है डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंड है सिंगल स्ट्रैंड? तो सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। तो बस तुम्हें क्रोमेटिड वर्ड का मीनिंग क्या याद रखना है? 2 डीएनए स्ट्रैंड्स अटैच्ड टू द सेंट्रोमियर इज कॉल्ड एज
डीएनए डबल करेंगे तो क्रोमेटिड डबल होगा, राइट। सेंट्रोमियर पहले भी एक है, बाद में भी, जितना सेंट्रोमियर उतना क्रोमोसोम, जितना सेंट्रोमियर, तो पहले कितना क्रोमोसोम है, एक, बाद में भी कितना है, एक, पहले कितना है, बाद में भी कितना है। तो मैंने अगर डीएनए डबल किया तो क्रोमेटिड डबल होता है, ना कि क्रोमोसोम। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रोमेटिड? 2 DNA strand attached to centromere. 2 DNA strand attached to centromere is called as chromatid. Word का meaning clear? एक क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड भी हो सकता है, 2 क्रोमेटिड भी हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन डीएनए स्ट्रैंड कितना है। पॉइंट इज क्लियर? पॉइंट क्लियर? ये डायग्राम तुम्हें कहाँ बनाना है, जहां खाली जगह है 162 पे, 162 पे सेल साइकिल सेल डिवीजन के ऊपर खाली जगह है, वहां पे तुम्हें 3 पॉइंट नोट डाउन हो गए। आई थिंक एक जीनोम, दूसरा सी वैल्यू और तीसरा क्रोमेटिड। वर्ड क्लियर? क्रोमेटिड। ये ज्यादातर बच्चे गड़बड़ करते हैं, फील करना है क्या? फील करो। पेज नंबर 165 मेटाफेज का डायग्राम देखो, उसमें देखो सेंट्रोमियर से 4 उंगली दिख रही है, 2 उंगली दिख रही है। पेज नंबर 165 या 123 दिख रहा है क्या? 165 या 123। अब ओल्ड वाले 165, न्यू वाले 123। मेटाफेज में देखो तुम्हें 4 उंगली दिख रही है, 2 उंगली दिख रही है। ये देखो 2 उंगली दिख रही है, यहाँ पे कितनी उंगली दिख रही है? 4 दिखे तो क्या बोलेंगे? 2 क्रोमेटिड। पेज नंबर 166 निकालो, नेक्स्ट पेज 124 या 166। एनाफेज का डायग्राम देखो, वहां पे 2 उंगली दिख रही है, 4 उंगली, 2 उंगली तो क्या बोलेंगे? एक क्रोमेटिड, और 4 उंगली तो, ज्यादातर बच्चे क्रोमेटिड क्रोमोसोम में फंसे रहते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 क्रोमोसोम 1 क्रोमेटिड? व्हेन 2 डीएनए स्ट्रैंड अटैच्ड टू द 1 सेंट्रोमियर, और 4 डीएनए स्ट्रैंड अगर एक सेंट्रोमियर से अटैच हो तो कितने क्रोमेटिड? 2। तो ध्यान से जाना, 2 उंगली की 4 उंगली। पॉइंट इज क्लियर? चलो आगे देखिए, कॉपी किया तो कॉपी करो, किधर? एनसीईआरटी में, नोट्स में थोड़ी देर के बाद। चलो अभी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे। प्रियम, इंपॉर्टेंट क्या है? शादी या शादी के लिए लड़की डिसाइड करना? पक्का ना? देखो प्रियम को क्वेश्चन का आंसर पता है क्या? चौधरी साहब, शादी करने के लिए टफेस्ट इवेंट क्या है? लड़की डिसाइड करना कि शादी करना? पक्का? फिर तो मैं क्या करेगा, बफे लोग शादी करा देंगे। डिसीजन इंपॉर्टेंट है कि शादी करना इंपॉर्टेंट है? शादी करना इंपॉर्टेंट। और तूने अगर लड़की डिसाइड नहीं करी तो शादी किससे करेगा? फिर शादी करेगा किससे? शादी करेगा किससे? देख सोनपुर तेरे तो बिल्कुल क्लियर है, तेरा भी तुझे सोचना पड़ेगा क्या करना है। क्या धनराज, इंपॉर्टेंट क्या है? शादी करना है, शादी के लिए लड़की नहीं। देखो लड़कियां तो सिंसियर होती है, लड़के नालायक होते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन लड़कों से पूछेगा। हाँ जी मैरन, बोलो क्या लगता है? शादी करना इंपॉर्टेंट है, शादी के लिए लड़की डिसाइड करना इंपॉर्टेंट? लड़की डिसाइड करना इंपॉर्टेंट, लड़की इंपॉर्टेंट नहीं है, करना इंपॉर्टेंट है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये अभी अगला पार्ट क्या आने वाला है, सेल साइकिल का फेजेस। तो इंपॉर्टेंट क्या है? शादी है, शादी के लिए लड़की डिसाइड करना, लड़की डिसाइड करना। पता चला ऐसी आई कि मार मार के तेरे को सुधार दिया। फिर लिख लिए टर्म्स। तो लो जी, सेल साइकिल का डेफिनेशन क्या होना चाहिए? तो टर्मिनोलॉजी क्लियर? अब देखो सेल साइकिल में होता क्या है, वापस देखो प्लीज फोकस। कितने क्वेश्चन आने हैं? 5। तो ये चैप्टर तुम हंसते हंसते खत्म नहीं होगी, चिंता मत करो। जितना हंसोगे उतना मजा आएगा, बट साथ में पढ़ना ना कि बाद में। ये चैप्टर बाद में पेन उतना ही देता है। मैं तुम्हें हंसा पढ़ा देगा चैप्टर, पेन बाद में आएगा, इसलिए साथ में पढ़ना ना कि बाद में। तो सेल साइकिल का डेफिनेशन क्या है? ये बेचारी सेल है, ये सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियर कंटेंट या जीनोमिक कंटेंट, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर मैंने सुना है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? जीनोम। तो ये हो गया जीनोमिक कंटेंट, ये हो गया साइटोप्लाज्मिक कंटेंट,
अब बताओ सेल साइकिल का सेल डिवीजन का डेफिनेशन क्या होगा? हर चीज को डबल करके याद है, पहले जीनोमिक कंटेंट डबल कर दो, फिर बच्चा कुछ सब डबल कर दो, देन इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल इज कॉल्ड एज डेफिनेशन क्लियर? देसी भाषा में सब माल डबल, देन पहले न्यूक्लियर कंटेंट डबल, फिर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डबल, देन डिवाइड करने का दुनिया का पहला रूल, हर चीज को डबल करके आधा करो, नहीं तो फिर क्या होगा? क्राइसिस। क्या होगा? अभी आप सोनकुंद्र ऐसा मत सोचना कि दो गर्लफ्रेंड बना ले तुम। मैं पिज्जा की बात कर रहा हूँ, गर्लफ्रेंड की नहीं, है ना? शादी की बात नहीं कर रहा बेटा, शादी भी थोड़ी देर की बात करेंगे। जीनोमिक कंटेंट एंड साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, वर्ड क्लियर? पहले जीनोमिक कंटेंट डबल करेंगे, फिर देन डिवाइड। तो इसके लिए देसी भाषा में क्या करेंगे? डबल देन डिवाइड। अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, अब एनसीईआरटी का डेफिनेशन क्या है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, अदर कंस्टिट्यूएंट eventually divided into two daughter cells is called as cell division. Definition clear? Cell duplicates its genomic content, other constituent and eventually divided into two daughter cells is called as cell division. और इसके sequence of event को क्या बोलते हैं? Word clear? अब देसी भाषा में क्वेश्चन पूछता हूँ, पहले एक वर्ड आता है ग्रोथ। What is the meaning of growth? Increase in mass. देसी भाषा में अब बताओ, डिवीजन के टाइम पे न्यूक्लियर कंटेंट बढ़ रहा है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ रहा है, देसी भाषा में माल बढ़ रहा है, तो सेल का ग्रोथ होगा नहीं होगा? अब बताओ, ग्रोथ अंदर ज्यादा होना चाहिए बाहर ज्यादा होगा? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ ज्यादा होती है, न्यूक्लियस तो इतना सा है, साइटोप्लाज्म में बहुत सारा माल है, खाना पीना सब उधर ही है, तो ग्रोथ किधर ज्यादा होती है? तो सेल डिवीजन में क्या होती है? कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्मिक। क्लियर? कॉमन सेंस। डबल करने को क्या बोलते हैं? डबल करना ही क्या है? तो सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेल शोज कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। वर्ड का मीनिंग क्लियर? तो डेफिनेशन क्लियर? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट सेल by which cell duplicate its genome and other constituent and eventually divide into two daughter cells. Into daughter cell. Definition clear? और ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेल शो द कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। दोनों वर्ड क्लियर? आगे बात करें, सेल शो कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। अब कितने लोगों ने शादी अटेंड करी है रियल में? सबने किया ना? कितने लोगों ने शादी में सिर्फ खाना खाने गए हैं, दूल्हा दुल्हन को देखा भी नहीं? मैंने भी किया। बहुत शादियों में गए हुए ना, फोकस किस पे? खाने पे। और खाना खाया, और तो मैंने तो किया है 2-4 बार, तो रिसेंटली किया है, ज्यादा दिन पुराना नहीं है। लास्ट शादी जो की है उसमें ऐसा ही किया मैंने, लड़की और लड़के दोनों के पेरेंट्स से मिल लिया, जो गिफ्ट देना तो दे दिया, रिटर्न गिफ्ट लेना था ले लिया, खाना खाया और निकल गए। अनुभव बता रहा हूँ बेटा। या तुम बोलोगे सर ये सर शादी कहाँ से पहुंच गए? फेजेज ऑफ सेल साइकिल, फेजेज ऑफ सेल साइकिल। अब मैं 2-4 क्वेश्चन कॉमन सेंस के पूछता हूँ। शादी में ज्यादा टाइम लगता है कि शादी की तैयारी में? तैयारी में ज्यादा टाइम किसमें लगता है? तैयारी में, शादी में? तैयारी। इंपॉर्टेंट क्या है? तैयारी की शादी? तैयारी। बिना तैयारी की शादी करके दिखा दो। अब कुछ लोग बोले सर कोर्ट मैरिज कर ले, तो बेटा कोर्ट मैरिज के लिए भी गवाह चाहिए, फूल माला चाहिए, पेन चाहिए, और मिठाई का डब्बा भी चाहिए, और फोटोग्राफर भी चाहिए। इतना खर्चा तो है। वो अरेंजमेंट नहीं हुआ तो पता चला तुम गए कोर्ट में और लॉयर ही गायब है, और लॉयर भी था, पता चला जिसके सामने साइन करना था वही बंदा गायब है। तैयारी तो पहले करनी ही पड़ती है, बिना तैयारी की शादी कभी हो ही नहीं सकती।
अब ड्यूरेशन ऑफ शादी, सेल साइकिल इज इक्वल टू शादी, सेल साइकिल इज इक्वल टू बस शादी में। अब शादी में जो तुमने फील किया है पूरा पूरा फिट कर देगी। बस किसी के यहाँ पे शादी हो परिवार में मुझे बुला लेना, कुछ मीठा तो मिल ही जाएगा, बराबर ना बच्चों? तो काट कर पिज्जा खिला रहे हैं, राइट? चित्राली कल खिला रहे? हाँ यस, मैं गरीब आदमी। तो फेजेस ऑफ सेल साइकिल की बात करें, इसका ड्यूरेशन कितना होता है? ह्यूमन में होता है इसका ड्यूरेशन इज 24 आवर्स। ह्यूमन में पूरी सेल डिवाइड कितने आवर्स में होती है? और यीस्ट में होती है 90 मिनट। अब मैंने खोला है शादी का गार्डन, लोग आते हैं, शादी करते हैं और चले जाते हैं। तैयारी फिर शादी, फिर तैयारी फिर शादी। शादी गार्डन में ये होता है ना, तैयारी फिर शादी, फिर तैयारी फिर। मैं तो गार्डन का ऑनर हूं, मैं शादी का गार्डन बनाएगा, जहां लोग आएंगे, शादी करेंगे और चले जाएंगे। मैं तो फिर क्या करूंगा, एक शादी खत्म, दूसरे की तैयारी। तो शादी में दो पार्ट होते हैं, पहला होता है तैयारी, तैयारी को बोलते हैं इंटरफेज, और शादी को बोलते हैं एम फेज। अब बताओ ड्रामा किधर होता है, शादी में कि तैयारी में? शादी में, पक्का ना? क्या कर रहे हैं, शर्मा रहे? तो इसको याद रखना है क्या, शादी। तो ड्रामा किधर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एम फेज को बोलते हैं मोस्ट ड्रामेटिक फेज, मोस्ट। अब शादी में ऐसा क्या होता है, पहले बनाते हैं, अगर शादी में मंडप बनाना ही था, शादी के बाद मंडप तोड़ना ही था तो बनाया गया। स्टेज बनाते हैं, शादी के बाद तोड़ देते हैं। जब तोड़ना ही था तो हर 2 घंटे में, मारवाड़ी शादी में जाकर देखो, हर 2 घंटे में नया नया इवेंट आता है, कपड़े चेंज करते ही रहते हैं आदमी, बस इसी में लगे रहते हैं। इसलिए शादी क्या होता है, ड्रामा। इंटरफेज क्या होता है, तैयारी, इसको बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज। अब तैयारी में ज्यादा टाइम लगता है कि शादी में? इंपॉर्टेंट क्या है, शादी की तैयारी, बिना तैयारी की शादी। अब लोगों को क्या लगता है कि शादी के दिन काम लगता है, शादी की तैयारी के दिन? लोगों की बात कर रहा हूं, परिवार वालों की नहीं। तुम खाना कब खाने जाओगे, शादी के या तैयारी में? शादी। तो लोगों को क्या लगता है, तो आराम किधर हो रहा है, तैयारी में। काम किधर हो रहा है, इसलिए ओल्ड कंसेप्ट क्या है, ओल्ड कंसेप्ट दिस इज अ रेस्टिंग फेज। क्या है ये? और ओल्ड इज गोल्ड, अपनी बुक का नाम क्या है? एनसीईआरटी में तुम्हें एक वर्ड मिलेगा, रेस्टिंग फेज, पुराना कंसेप्ट। बट एक्टिव मॉडर्न कंसेप्ट क्या है, मॉडर्न कंसेप्ट दिस वन इज द मोस्ट एक्टिव फेज, मोस्ट। भाई बिना शादी की तैयारी के क्या शादी हो सकती है? करके दिखा देना, वही मान लेंगे हम। बिना तैयारी कभी शादी? तो पहले तैयारी करेंगे फिर शादी कराएंगे, हम तो शादी का गार्डन खोल के बैठे। पहले तैयारी फिर शादी फिर तैयारी फिर। तो क्या होना चाहिए, अनदर डेफिनेशन क्या होगी, पहले इंटरफेज, पहले तैयारी फिर शादी, फिर तैयारी फिर। तो 2 तैयारी के बीच में क्या, कितनी बार शादी होती है? और 2 शादी के बीच में कितनी बार तैयारी होती है? तो मैं बोल सकता हूं पीरियड बिटवीन सक्सेसिव एम फेज इज द इंटरफेज, और पीरियड बिटवीन इंटरफेज सक्सेसिव इंटरफेज इज अनदर डेफिनेशन। क्लियर? इसका अनदर डेफिनेशन क्या हो सकता है, पीरियड बिटवीन सक्सेसिव एम फेज। इसका मीनिंग क्या होगा, पीरियड बिटवीन सक्सेसिव इंटरफेज। इसी को बोलते हैं फेज ऑफ एक्चुअल सेल डिवीजन। शादी एक्चुअली किधर हो रही है, एम फेज में, और तैयारी किधर हो रही है, इंटरफेज। और अब तैयारी में ज्यादा लगता है शादी में। हाँ, मेरी सगाई हुई थी 15 अगस्त आजादी के दिन और शादी थी फरवरी में, तो 8-9 महीने हो गए ना। तैयारी में 8-9 महीने लगे, शादी में 1 वीक। तो तैयारी में, शादी में कितना लगता है, 1 आवर्स इन 1 वीक, 1 आवर इन। अब 1 आवर बाई 24 आवर्स कर दो,
तो कितना आएगा 4% to 5% ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, 4 to 5% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ। और शादी में कितना टाइम लगता है, तैयारी में कितना लगता है 23 आवर्स। 23 आवर्स को 24 से डिवाइड करो कितना लगेगा 95% to 96% ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। इंटरफेस के नाम क्लियर। तो मैं इसका एक फ्लो चार्ट बना के बताऊं तो ये भी बता सकते हैं अपन। लो जी, ये हो गया, ये पूरी सेल है, साइकिल हो रहा है। इतना पार्ट एम फेज, इतना पार्ट इंटरफेज। इंटरफेज के बाद क्या होगी, तैयारी के बाद क्या आएगी शादी, और शादी के बाद वापस क्या होगी, तो ये चलता रहता है। इसलिए बोलते हैं दो इंटरफेज के बीच में क्या आता है, एक एम फेज, और दो एम फेज के बीच में क्या आएगा इंटरफेज। क्लियर। टाइम किस में ज्यादा लगता है, शादी की तैयारी में। शादी में ज्यादा टाइम, शादी की। अभी शादी को अपन तैयारी को और एक्सपेंड करेंगे। अब चौधरी शादी कब करेगा, वो तो चौधरी बताएगा ना। अब चौधरी बोले कि मेरी कल शादी हो जाए, लड़की भाग जाएगी। बोलते हैं मारवाड़ी में कहावत है, काम करने दाम का दुश्मन अनाज का। When you are not independent, stable, तो फिर गर्लफ्रेंड कैसे बनेगी, शादी कैसे होगी। तो सबसे पहले कितना लगेगा, तो अच्छे से बढ़ाओ, नीट क्लियर कर, नीट यूजी क्लियर कर, नाम के आगे पूरा डॉक्टर बन जा, फिर नीट पीछे क्लियर कर, फिर एमडी कर जो तेरा फेवरेट ब्रांच है, फिर मास्टर्स कर, एमडी के बाद में फिर तुझे एमसीएच करना है, सुपर स्पेशलाइजेशन। उसके बाद तो आराम से शादी करके सेटल कर, बराबर। आराम से 30 इयर्स में फिर तो तू आराम से लिस्ट बनाएगा, राइट। लेकिन उससे पहले क्या होगा, अभी तू सोचेगा, क्या देखेगी, भाई तू कमाता है नहीं, शादी क्यों करे, खर्चा कैसे उठाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, अभी क्या करना चाहिए, फोकस ऑन स्टडीज ओनली, है ना। कहीं पता चला चालू हो गया, सभी बोला था कि अब तो शादी पढ़ा रहे हैं, तो फोकस ऑन शादी। इंपॉर्टेंट क्या है, शादी की तैयारी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज तैयारी, ना कि। और सारी दुनिया फोकस किस पे करती है, शादी पे। फोकस किस पे करना है, तो आज अच्छे से पढ़ो, लाइफ सेटल हो जाएगी। मैं नहीं बोल रहा, ऐसा सेल डिवीजन बोल रहा है। ऑल स्टेटमेंट बिलोंग्स टू सेल साइकिल। फिर बाद में सब घर जाके बोलो सर ने बोला शादी करने के लिए, सेल की शादी कर रहे, किसकी शादी कर रहे, हाँ कहीं तुम कुछ और सोचो। अब इंटरफेस, लो जी, फेजेस ऑफ सेल साइकिल चल रहा है, भी टेंशन ना लो। हर साल एक क्वेश्चन आता है इससे, इंटरफेस से हर साल एक क्वेश्चन आता है। ऐसा कोई ईयर नहीं है जब तुम्हें क्वेश्चन ना मिले। तो फेजेस ऑफ सेल साइकिल में दो पार्ट थे, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज और, अब इंटरफेज, इसका दूसरा नाम अपन पढ़ चुके हैं, पीरियड बिटवीन सक्सेसिव एम फेज, प्रिपरेटरी फेज, ओल्ड कंसेप्ट रेस्टिंग फेज, न्यू कंसेप्ट इज मोस्ट एक्टिव फेज। अब इंटरफेज में होता क्या, इट विल फर्दर डिवाइड इनटू 3 फेजेस, G1, S, G2। देसी भाषा में ये सगाई, ये शादी, ये सगाई और ये, तो ये सगाई और शादी के बीच का गैप, तो दूसरा गैप। पहला गैप सगाई से पहले, तो ये पहला गैप, ये इसलिए इसका दूसरा नाम है फर्स्ट गैप फेज। तो नाम थोड़ी देर के बाद लिखवा दे, इतना क्लियर। अगेन फिर देखो वापस, अब मैं वापस देखो सर, इसके नाम कहां से आए। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला आता है G1 फेज। अब तो मैं कम से कम चौधरी साहब 30 साल तो वेट करना पड़ेगा। अरे पहले MBBS करेगा, फिर MD करेगा, फिर MCH करेगा, फिर पापा मम्मी से परमिशन लेगा, फिर शादी करेगा। अब बेटा उसके लिए मुझे पता नहीं है ना कि तेरी इच्छा अभी शादी करने की है या बाद में। मैं तो नॉर्मल प्रोसेस बता रहा हूँ।
वो तो तुझे आगे एक जब भी अभी पहले नीट यूजी क्लियर कर अच्छे से, एमबीबीएस कंप्लीट कर, फिर पापा मम्मी से डिस्कस करना कि नीट पीजी के बाद या नीट पीजी से, नीट पीजी करने के बाद भी कर सकता है, कोई इश्यू नहीं। तो ये पहला गैप है, क्या है याद रखना, नीट में क्वेश्चन आता है यहाँ पे अच्छा था। ये पहला गैप, ये एस फेज, ये दूसरा गैप और ये एम फेज। इसका नाम रखा पहला, इसका नाम है फर्स्ट गैप, फर्स्ट, और पहली बार ग्रोथ कर रहा है अच्छे से। कितना ग्रो करेगा? 30 साल तक ग्रो करेगा। मैं आइडियल कंडीशन में लेके जा रहा हूँ ना, तो इसलिए तो बीच इन बिटवीन कॉलेज मत ले आना कि भाई मैं तो ड्यूरिंग कॉलेज लाइफ शादी करूँ, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है? पहला गैप और ग्रोथ फेज। ये सगाई हो गई, ये सगाई और शादी के बीच का गैप है, इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड गैप और ग्रोथ फेज। एस वर्ड का मीनिंग है सगाई, सिंथेसिस फेज। लड़के डिसाइड कहां पे करते हैं? एस में। एस में तुम्हें हां करनी है, उससे पहले यहां, दिस वन इज द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट। हां किया, आइदर डिवाइड या डिस्ट्रॉय। आइदर डिवाइड, इसमें दो इवेंट, और कोई इवेंट, ये दूसरा चेक पॉइंट होगा। तो देयर आर टू चेक पॉइंट्स, फर्स्ट वन इज G1S चेक पॉइंट, सेकंड वन इज G2M चेक पॉइंट। व्हिच वन इज मेजर चेक पॉइंट? G1S इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है लाइफ का, इसलिए इसको बोलते हैं G1S चेक पॉइंट। इसी का दूसरा नाम है मेजर चेक पॉइंट। और इसका नाम होगा G2M चेक पॉइंट या माइनर चेक पॉइंट। दोनों वर्ड क्लियर? अब इनके और पॉसिबल नाम क्या क्या है, उनको भी घुमा घुमा के पूछते हैं। G1M के बाद वापस रिपीट होगा, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? आफ्टर M। M का मीनिंग है माइटोटिक फेज, ये माइटोटिक के बाद में आया, इसलिए इसका नाम क्या रखा? पोस्ट माइटोटिक फेज। एस से पहले आया, इसलिए बोलेंगे प्री सिंथेटिक फेज। चारों नाम क्लियर? अब एनसीईआरटी ने घुमा रखा है, बोले कि G1 में 2C DNA, बताओ आफ्टर M कितना होगा? 2C। घुमाने का तरीका समझ गए? पूछा, बोला है कि तुम्हारे पास 2 रुपए, बताओ आप कितने रुपए? 2 रुपए। समझा? आफ्टर M का मीनिंग भी क्या होता है? G1। बोला G1 में 2C है, तो बताओ आफ्टर M कितना होगा? G1 G1 ही है, आफ्टर M बोलो या G1 बोलो, बात एक ही है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा एनसीईआरटी ने बोल रखा है। देखना है, 2 मिनट के बाद दिखाएंगे। 164 टेबल, लेफ्ट साइड डब्बा, उसमें आफ्टर M और आफ्टर S 2 वर्ड मिलेंगे। अरे 120, यस 122 देख लो, मिल गया लेफ्ट साइड डब्बा, उसमें लास्ट 4 लाइंस में 2 वर्ड मिलेंगे, आफ्टर M और आफ्टर S। मिल गया? क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे थोड़ी देर के बाद। आगे देखो, ये S फेज है, क्या है? ये G2 फेज। G2 फेज का दूसरा नाम क्या होना चाहिए? सिंथेटिक के बाद आया, इसलिए क्या नाम रखेंगे? आफ्टर S। आफ्टर दूसरा सिंथेटिक के बाद में आया तो क्या बोलेंगे? पोस्ट सिंथेटिक फेज। और ये M के पहले आया, इसलिए क्या बोलेंगे? प्री माइटोटिक फेज। चार सारे नाम क्लियर? अब देखते हैं एक एक फेज में क्या क्या होता है। नाम क्लियर ना? G1 M के बाद आया, इसलिए क्या बोला? आफ्टर M। S के पहले, M के बाद आया और S के पहले आया, तो M का मीनिंग होता है माइटोटिक फेज, तो पोस्ट माइटोटिक और प्री सिंथेटिक। S के बाद G2 आया, इसलिए आफ्टर S या पोस्ट सिंथेटिक। M के पहले आया, इसलिए क्या बोला? ये जिंदगी का पहला गैप और ये जिंदगी का, ये सगाई तक का गैप, सगाई से पहले का गैप, और ये सगाई और शादी के बीच का गैप। व्हिच वन इज मोस्ट क्रूशियल? G1S। सपोज तुमने गलत लड़की डिसाइड कर ली चौधरी साहब तो, और वो आगे तुम्हें मारे तो कुछ भी हो सकता है।
बेटर क्या है, फोकस ऑन स्टडीज, फोकस ऑन, तो हमेशा पढ़ते रहो, बराबर। तो G1 एस चेक पॉइंट इज द मेजर चेक पॉइंट, G2M इज द माइनर चेक पॉइंट। मैं पूरा सेल डिवीजन शादी से मर्ज कर देगा, तुम्हें समझ में आना चाहिए शादी क्या सिस्टम क्या है। मत जाना है और वापस दूसरी शादी में क्या करके आना है, खाना खा के आना है। सेल साइकिल क्या हो जाएगा, खत्म। जब दूसरी शादी में जाओ खाना, और मुझे को बुला ले, मैं भी आ जाएगा। आगे बात करें, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जितना हंसोगे उतना बाद में एनसीईआरटी पेन देगा। चलो वापस देखो, ये लो जी वापस, बेटा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वरुण, शादी करने की इच्छा तो नहीं हो रही ना। ये बेचारा G1, ये S, ये G2 और ये सबसे ज्यादा ग्रोथ किधर हुई, 30 साल लगा। अरे आदमी इंडियन जीता ही कितना, 67 ईयर, 60 साल पकड़ लो, सबसे ज्यादा ग्रोथ किधर लगी, तो मैक्सिमम ग्रोथ किधर होगी, मैक्सिमम ग्रोथ टेक प्लेस इन, तो यहां भी ग्रोथ होगी नहीं होगी, पूरे इंटरफेस में ग्रोथ होती है, माल बन रहा है। तो यहां पे मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल किधर डुप्लीकेट होते हैं, मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेट, मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेट इन G1 पेज। ये तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी में कहां मिलेगा, समरी में मिलेगा, कहां मिलेगा, पेज नंबर 171 या 129, ऊपर से 5th या 6th लाइन में मिलेगा। इन G1 फेज समरी में ऊपर से 5th 6th लाइन पढ़ना, मिला। मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेट इन दिस फेज, मिला, मिला नहीं मिला, 5th 6th लाइन में मिलेगा, मिल गया। आगे बात करें, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ होती किधर है, नहीं तो चौधरी साहब लड़की भाग जाएगी, तो बैठ के क्या करो, अच्छे डॉक्टर बनना है, तो आज से तू मेरे को रेगुलर वाइवा देगा, राइट, यस, क्लियर। अब G2 में क्या होता है, यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन बनती है, कौन सी प्रोटीन, छोटे मोटे काम होते हैं। शादी से पहले क्या करते हैं लोग, टू डू लिस्ट चेक करते हैं, बराबर है कि नहीं आया कि नहीं आया, टेंट लगा कि नहीं लगा, तो छोटे मोटे काम किधर होते हैं। तो इसमें सिर्फ क्या होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनती है, क्या बनती है, और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन फ्यूचर में क्या बनाती है, स्पिंडल फाइबर। सबसे इंपॉर्टेंट फेज क्या है, एस फेज। एस फेज में क्या होता है, तो व्हाट हैपन इन एस फेज, देखिए वापस डिटेल में। एस फेज में डबल होता है, डीएनए डबल, क्या डबल, डीएनए और स्टोन, डीएनए इज एसिड की बेस, पूरा नाम में चले जाना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए का लेंथ होता है अपने अंदर 2.2 मीटर या अराउंड 2 मीटर, 11th क्लास की एनसीईआरटी के हिसाब से अराउंड 2 मीटर, और 12th में पढ़ोगे 2.2 मीटर। एक सेल में लेंथ ऑफ डीएनए कितना है, और सेल का साइज कितना पड़ा है तुमने, 10 to 20 माइक्रोमीटर, यूकेरियोटिक सेल, मीटर को माइक्रोमीटर में पैक करना है। तो डीएनए एसिड है कि बेस, तो पैक करने के लिए चाहिए बेसिक प्रोटीन, उस बेसिक प्रोटीन का नाम होता है स्टोन प्रोटीन। क्या नाम होता है, तो डीएनए डबल करेंगे और साथ में क्या डबल करेंगे, तो डीएनए और स्टोन प्रोटीन डबल करेंगे, क्या डबल करेंगे, ये दोनों होते कहां है, न्यूक्लियस में, किधर होते हैं, साथ में सेंट्रियोल डबल करेंगे, सेंट्रोसोम डुप्लीकेट इन साइटोप्लाज्म, सेंट्रोसोम डुप्लीकेट इन साइटोप्लाज्म। क्योंकि सेंट्रोसोम है क्या, सेल ऑर्गेनल, क्या है, इसमें भी 2 सेल ऑर्गेनल G2 में कॉपी होते हैं, याद नहीं करना इसलिए मैं बता नहीं रहा कि क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया विल डुप्लीकेट इन G2, नीट में नहीं आएगा, नीट में नहीं आएगा तो बताने का सेंस नहीं। अब एस फेज को वापस देखेंगे, G1 फेज में देखा जाए तो क्या था, ये लो जी G1 फेज, ये एस फेज में डुप्लीकेट चल रहा है, और ये G2 फेज। अब मैं डीएनए की फॉर्म में बात करता हूं, ये सेंट्रोमियर है, इसे कितने डीएनए स्ट्रैंड अटैच है, 2। ये सेंट्रोमियर, इसे कितने डीएनए स्ट्रैंड अटैच है, 2। अब इसमें क्या डबल किया अपन ने, डीएनए डबल, स्टोन प्रोटीन डबल,
बराबर, एस फेज में ये डबल कर रहे थे, डबल करने के बाद क्या दिखेगा, 1 2 3 और 4 होगी 4 डीएनए स्ट्रैंड। तो बताओ क्या क्रोमेटिड डुप्लीकेट हुआ, यहाँ पे कितना क्रोमेटिड है, यहाँ पे कितना हुआ, तो मैं बोल सकता हूं क्रोमेटिड डुप्लीकेट, क्रोमेटिड। अब एक क्रोमोसोम में डुप्लीकेट होने के बाद कितने क्रोमोसोम हो गए, एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड है पहले, बाद में एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड हो गए, तो एस फेज में क्या होता है, क्रोमेटिड डुप्लीकेट। तो यहाँ पे एक क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड, बाद में क्रोमेटिड डुप्लीकेट हो गए, कितने हो गए, 2। पहले क्रोमोसोम कितने हैं, 1, बाद में भी कितना है, तो क्या क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है ये अलग रहता है, बट यानी यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ बट क्रोमोसोम नंबर क्या है, सेम। पिछले 30 साल में 7-8 बार क्वेश्चन आ चुके इस चीज पे। अब पूछा जाए कि बताओ जीवन में 2C डीएनए, तो बताओ आफ्टर एस कितना होगा, और आफ्टर एम, आफ्टर एम का मीनिंग क्या है, G1 में 2C तो G2 में, G1 में 2C तो G2 में, C वर्ड का मीनिंग क्या था, अमाउंट ऑफ। मैंने बोला कि G1 में 16 पिकोग्राम डीएनए, पिकोग्राम इज अ यूनिट, ग्राम पता है, और पिकोग्राम मतलब 10⁻⁻12। तो अगर 16 पिकोग्राम डीएनए G1 में है तो G2 में कितना होगा, 16 का डबल कितना होता है, 32, बराबर। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे तुम्हारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, यहाँ पे कितने होंगे, 46। क्रोमोसोम का नंबर डबल हो रहा है क्या, तो क्रोमोसोम अभी भी कितने, G1 में भी 46, G2 में भी। तो एनसीईआरटी में पूछा है ऑनियन रूट टिप में अगर 16 क्रोमोसोम है G1 में, तो बताओ G2 में कितने होंगे, G1 पूछ लो, G2 पूछ लो, G1 पूछ लो, G2 पूछ लो, कभी भी पूछ लो, आंसर इज 60। G1 में 16 क्रोमोसोम है, तो बताओ इसमें कितने क्रोमेटिड होंगे, G2 में, यहाँ पे एक क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड, G2 में एक क्रोमोसोम, यहाँ भी 16 क्रोमोसोम, यहाँ भी, बट एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड है, आंसर विल बी, ऐसे घुमा के पूछेंगे। अभी क्रोमेटिड वाली लाइन कहाँ मिलेगी, दिखाओ, देखना 167 या 125, पेज नंबर देख लेना, टेबल से एक डॉट ऊपर टेबल दिया हुआ मियोसिस का, उससे पहले लिखा हुआ इन एस फेज क्रोमेटिड डुप्लीकेट, मिला नहीं मिला, नहीं मिला एनसीईआरटी में, क्या बात है, लाओ एनसीईआरटी पेज नंबर 167, बोलू मैं, सेकंड डॉट, meiosis 1 initiate after the parental chromosome had replicate to produce identical sister chromatid in S phase. वर्ड क्लियर, एस फेज में क्रोमेटिड डबल होता है, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। अब कंफ्यूजन, पहले कंफ्यूजन की बात करें, सॉल्यूशन की बात करें, चलो कंफ्यूज करके देखते हैं। 163 निकालो, अब 2 कम कर लेना, 121 है ना, 163 या 121, ओके। उसमें नीचे से 4th 5th लाइन पढ़ो, वहां पे क्या दिया हुआ है, ये 2C का 4C हो जाता है, और क्रोमोसोम का नंबर क्या रहता है, सही, बराबर। नाउ समरी पढ़ लिया, नाउ समरी पेज नंबर 171, पेज नंबर 171 लाइन, नेक्स्ट लाइन जो भी पढ़ी थी 6-7 के आसपास मिलेगी। इन एस फेज मार्क्स, अच्छे से पढ़ो, वापस पढ़ो, यस, हाँ जी राजपाल जी जोर से बोलो। आइडियली क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होता, साइज डबल हो रहा है, राइट, तो ब्रैकेट में ऐड कर दो साइज या मटेरियल, एनसीईआरटी की समरी में ऐड किया कर दो, साइज या मटेरियल। नंबर डुप्लीकेट नहीं होता, क्या डबल होता है, मटेरियल डबल हो रहा है, साइज डबल हो रहा है, सब कुछ डबल हो रहा है, किसको छोड़ के, नंबर को छोड़ के। नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स द सेम इन एस फेज, बराबर। इसको घुमा घुमा के बहुत बार पूछा है,
तो 2C का कितना हो जाएगा G2 में, G1 में 2C है तो G2 में, तो बताओ G2 में 4C, तो आफ्टर एस कितना होगा? मैंने क्या बोला? G2 में 4C, तो आफ्टर एस कितना होगा? मेरे को बनाना है तो एनसीईआरटी से सीखा जा सकता है। तो एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑनियन रूट टिप, नाउ पेज नंबर 164 या 122 टेबल, लेफ्ट साइड टेबल। नाउ क्वेश्चन में को मैं बोलता हूँ, क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि ऑनियन, यू हैव स्टडीड द माइटोसिस इन द ऑनियन रूट टिप सेल दैट हैविंग दैट हैज द 16 क्रोमोसोम इन ईच सेल, जिसकी में 14 है, प्लीज करेक्ट कर लेना। जिसकी महापुरानी एनसीईआरटी है 2019 से पुराना एडिशन, उसकी में 14 मिलेगा, उसको कट करके कितना करना है? अरे है तो कर लेना करेक्शन, जिसकी में भी है मिलेगा, किसी न किसी की में 2019 से पुराना एडिशन में 14 मिलेगा। 16 क्रोमोसोम। कैन यू टेल हाउ मेनी क्रोमोसोम विल हैव द सेल एट G1 आफ्टर S एंड आफ्टर M? G1 में 16 है तो आफ्टर S कितना होगा? 16। और आफ्टर M? आफ्टर M का मीनिंग भी G1 ही होता है। G1 में 16 है तो आफ्टर M 16 और आफ्टर S 16। आगे, एंड व्हाट विल बी द डीएनए कंटेंट ऑफ सेल एट G1 आफ्टर S एट G2? आफ्टर S का मीनिंग क्या होता है? G2। तो देखो दो बार पूछ लिया, मेरे को बना रखा है। इफ द कंटेंट आफ्टर M इज 2C, आफ्टर M 2C है, आफ्टर M इसका दूसरा नाम क्या है? बताओ, आफ्टर M 2C है तो G1 में कितना होगा? तो आफ्टर S कितना होगा? तो आफ्टर S अगर 4C है तो बताओ G2 में कितना होगा? बेवकूफ बनाना है तो किसे सीखा जा सकता है? क्लियर? G1 क्लियर, S क्लियर, G2 क्लियर। आगे बात करेंगे यहाँ पर। पेज नंबर 163 सैंपल। चलो जी, जी नोट पेज। अब ये बताओ एक इजी क्वेश्चन, अक्षर का क्वेश्चन पूछो, इजी वाला। तेरी बॉडी की मोस्ट ऑफ सेल डिवाइडिंग है या नॉट डिवाइडिंग? पक्का? कितने लोगों को लगता है तुम्हारी बॉडी की मोस्ट ऑफ सेल डिवाइडिंग है नॉट डिवाइडिंग? अगर सोचो डिवाइड कर रही होती तो 24 आवर्स में तुम्हारी साइज विल बी डबल। तो आज 5 10 तेरी हाइट कितनी है? चलो कोई नहीं, मेरी पकड़ लो 6 फीट, तो कल तो मैं 12 फीट का हो जाता, बराबर ना? चलो कोई नहीं, 90% मान लेते, 1% भी मान लेते तो 100 दिन में डबल हो जाता है। कितना परसेंट? तो मोस्ट ऑफ सेल्स बॉडी की डिवाइडिंग है नॉट डिवाइडिंग है? जितनी डिवाइड हो रही है उतनी मर रही है, नेट बैलेंस इज 0। सारी सेल डिवाइड ही करती रहती तो मोस्ट ऑफ सेल्स बॉडी की डिवाइडिंग है नॉट डिवाइडिंग है? तो ये जो सेल साइकिल में जो चल रहा है, इससे बाहर रहती है, सेल साइकिल में रहती है। सेल साइकिल कर रही है मतलब डिवाइड कर रही है, तो डिवीजन कर रही है कि बाहर आती है? तो मेजॉरिटी सेल डिवाइडिंग है नॉट डिवाइडिंग है? तो नॉट डिवाइडिंग को बोलते हैं जी नॉट फेज या क्यूनेसेंट फेज, क्यूसेंट फेज। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक इज क्यूसेंट फेज, जी नॉट फेज या। चलो अब कॉमन सेंस का क्वेश्चन, तुम्हारी बॉडी की मोस्ट ऑफ सेल डिवाइडिंग है या नॉट डिवाइडिंग? नॉट डिवाइडिंग। पॉइंट इज क्लियर ना? अगर तुम बोलोगे तुम्हारी बॉडी की मोस्ट ऑफ सेल डिवाइड है, और कोई बोलेगा 1% भी डिवाइड है, तो मैं बोलूंगा 100 दिन के बाद मिलते हैं, 100 दिन में डबल हो जाओगे। कोई बोले आधा टका में, तो 200 दिन के बाद मिलेगा। और कोई बोलेगा मुझे 0.1%, कोई बात नहीं, 1000 दिन वेट कर लेगा, कौन सा तुम्हारी हाइट डबल हो जाएगी। तो फिर तो किसी को हाइट की टेंशन ही नहीं होगी, बराबर? वेट की टेंशन भी नहीं होगी। जो कुछ खाते पीते नहीं है, जैसे मेरा बड़ा बच्चा है खाता पीता घर का नहीं है, और छोटा बच्चा खा पी के सुबह पहलवान है, बड़े का टिफिन भी खाया तो बड़ा क्या हो रखा है? केकड़ी पहलवान। वैसे तुम भी क्या हो रखे? कुछ केकड़ी पहलवान। तो मस्त क्या करने का? इंपॉर्टेंट क्या है? खाना, रोज खाना खाने का, फिर पढ़ाई करने का। अब क्यूनेसेंट फेज, इजी क्वेश्चन पूछो, दिमाग में क्वेश्चन है। ये बताओ जी नॉट फेज के अंदर सेल डिवाइड करती है नहीं डिवाइड करती? तो मतलब यहाँ पे क्या करती है? सेल डिवीजन नहीं करती है, राइट? क्या सेल जी नॉट फेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी कि इनएक्टिव होगी? क्या लगता है? मुझे क्या पता, पक्का? मैं तो पूछ रहा हूं, मुझे क्या पता। क्या लगता है जितना नहीं? इनएक्टिव।
या एक्टिव? पक्का? तुम जिंदा हो मर गई? पक्का? श्योर ना? तो जिंदा लोगों के 5 फीचर सुने। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल और तो जिंदा लोगों में मेटाबॉलिज्म मिलती है नहीं मिलती? तो तुम जिंदा हो मर गई? तो फिर जिंदा लोग मेटाबॉलिकली जिंदा सेल, तुम जिंदा हो मतलब सेल जिंदा है, राइट? और सेल जिंदा है तो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव या इनएक्टिव? जब भी तुम्हें कंफ्यूजन है अपने आप को सोच लेना जिंदा हो कि मर गए। क्योंकि मैंने पहले चैप्टर में क्या सीखा है? तुम जिंदा हो कि? तो मैंने एक गाना भी सुना है, जिंदा हूं मैं। तो जिंदा लोग क्या होते हैं? तो ये जीनोट फेज में क्या होगी? सेल्स आर मेटाबॉलिकली बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट वर्ड का मीनिंग एनसीईआरटी में लिख लो। प्रोलिफरेट वर्ड का मीनिंग क्या है? डिवाइड। प्रोलिफरेट वर्ड का मीनिंग क्या है? वर्ड क्लियर? मिला प्रोलिफरेट? तो जब भी तुम्हें कंफ्यूजन आए क्या सोचोगे? तुम क्या हो? तुम्हारे जीवन क्या है? जीवन से बाहर निकल रहे हो और फिर डिवाइड करना बहुत निकल रहे हो। आगे बात करें। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं हम तो, अब 2 तरह की नौकरी होती है। एक कल से मत आना, परमानेंट भाग, एग्जिट। दूसरा सस्पेंड, पुलिस की नौकरी में करते ना, आज से तुम सरकारी नौकरी में सस्पेंड हो गए। व्हाट इज द सस्पेंड होना? जरूरत होगी आ जाओ वापस, ये होता है ना सस्पेंड का मीनिंग। जरूरत है वापस, उसको बोलते सस्पेंशन। और एग्जिट मतलब दिखना मत आज के बाद, उसको क्या बोलेंगे? तो सेल भी बेचारी 2 तरह से बाहर निकलती है। जीवन से या तो एग्जिट करेगी या जीवन से सस्पेंड करेगी। मोस्ट ऑफ सेल्स कौन सी कंडीशन में होगी? एग्जिट है सस्पेंडेड? तो अपनी बॉडी की मोस्ट ऑफ सेल्स क्या होगी? और यहां पे कुछ सेल्स होती है जो कभी डिवाइड नहीं करती, मतलब नेवर डिवाइड, नेवर। और यहां पे क्या होगी? डिवाइड व्हेन रिक्वायर्ड। डिवाइड व्हेन यानी कि वापस सेल में एंटर कर सकती है डिवीजन करने के लिए। कब? जब जरूरत होगी। ये कभी डिवाइड? एग्जाम्पल अब वो तो तुम बताओ। दिमाग हिल गया तो वापस ही होता है क्या? मैं तुम्हारे लेवल की बात कर रहा हूँ, एक बाद में जाके न्यूरो डिजनरेटिव ड्रग्स के बारे में पहुंच जाओ। नीट यूजी लेवल की बात कर रहा हूँ, है ना? एक बार हिल गया तो, इसलिए कितने लोग टू व्हीलर से आते? हैंड रेज करो। हेलमेट लगा के आते क्या? क्यों? सुनाओ तुम अच्छे से, खरी खोटी सुनाओ। तुमने देखा ना मेरे को हेलमेट खाते लगा के आता है, मैं तो ऑफिस के अंदर से लगा के आता है ना। क्यों? फैमिली की सेफ्टी तुम्हारी जिम्मेदारी है। अरे होने तो गर्मी होती है। बोलो आजकल एक ऊपर से वेंटिलेशन वाला हेलमेट आने लग गया, मैं भेज देगा लिंक, है ना? वेंटिलेशन, मैंने यहाँ पे वेंटिलेटर लगा रखा है, यहाँ से हवा फेंकता रहता है। तो वेंटिलेशन वाले हेलमेट भी आते हैं, लेकिन हेलमेट बिना लगाए बोला हम नहीं जा रहे, हम ऑटो चले जाएंगे। क्या? हाँ तो ठीक है, ऑटो से आ जाएंगे और क्या है। अपने टू व्हीलर जब भी दिखे बिना हेलमेट चाबी लेके निकल लो, अपने आप हेलमेट पे आ जाएंगे। सेफ्टी अपनी, घर वालों की सेफ्टी अपनी सेफ्टी है। जब भी तुम्हें दिखे बिना हेलमेट, मेरे को नहीं देखोगे रेयरली, और हेलमेट नहीं होता तो स्पीड 10 पे आ जाती, गलती किसी की भी हो। एक्सीडेंट में टू व्हीलर वाले का रिस्क होता है, 4 व्हीलर वाले को क्या है, 4-5 पहिए इधर उधर हो जाएंगे, थोड़ा बहुत डेंट वेंट आ जाएगा, और कुछ होना नहीं है। बट टू व्हीलर वाला हवा में चल रहा है, 4 पहिया वाला बैलेंस भी चल रहा है, तो गलती किसी की भी हो, जाना किसको है। तो जब भी टू व्हीलर पे आओ, हेलमेट घर वाले है फोर्सफुली लगाने के लिए बोला हम जाएंगे आपके साथ ही जाएंगे, बट बिना हेलमेट नहीं जाएंगे, अपने आप लगाएंगे। मैं तो रूल्स हमेशा हेलमेट का 2-4 भूल भी जाता हूँ, उसको ढूंढता हूँ किधर गया, नहीं तो फिर नया मंगवा, 3-4 पर नया मंगवा लिया एक साल में, भूल जाते नया मंगवा लेते। और इम्पोर्टेंट क्या है? हेलमेट। तो प्लीज
इंपॉर्टेंट क्या है? दिमाग एक बार हिल गया तो एग्जाम्पल इज न्यूरॉन, दूसरा हार्ट सेल्स, एडल्ट हार्ट सेल। एनसीईआरटी में तुम्हें क्या मिलेगा? हार्ट सेल। एनसीईआरटी में क्या मिलेगा? मिलेगा फर्स्ट लाइन में। एनसीईआरटी में क्या मिलेगा? हार्ट सेल कभी डिवाइड नहीं करती, वो सेल साइकिल को क्या करती है? एग्जिट करती है। क्या करती है? इंटरफेस सप्लाई। ये शादी की तैयारी हो गई। क्या हो गई? शादी की। अभी शादी सिखाएंगे क्या? अभी अब शादी की तैयारी से रिलेटेड क्वेश्चन करके देखें कि पहले कॉपी करोगे? पहले क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन मेरे गए कराएंगे, अपन कराएंगे, वो करेगा। दोनों में फर्क है ना? वो पेयर बनाएगा और अपन पेयर बनवाएंगे। शादी में दूल्हे का काम क्या है? शादी करना। बारातियों का काम क्या है? नहीं, आइडियल काम होता है प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन। शादी क्या है? किंग वाली फीलिंग देना। शादी क्या है? किंग या क्वीन वाली फीलिंग लेना। और बाराती क्या होते हैं? राजा के क्या होते हैं? सिपाही, जनता जो भी है। और प्रजा का काम होता है प्रोटेक्ट करना, न्यूट्रिशन देना। अब वो बात अलग है कि आजकल की शादी में लोग क्या करते हैं? खाना खाया, भाग गए। फर्क ही नहीं पड़ता है कि किंग कौन है और क्वीन कौन है उस दिन। अपने स्टाइलिश। तो नाउ टॉपिक नेम इज माइटोसिस। देखिए बस कितना मार्क्स लाना बायोलॉजी में? बस इतना सा टारगेट। बायो में इतना ही होना चाहिए, बस मिनिमम टारगेट इतना, और आ जाएगा। और चिल रहना है तो इतना नंबर आएगा, चिल नहीं रहोगे इतना नंबर आएगा। और तुम्हें इतना नंबर आ रहा है क्लास में, मतलब समझ लेना कि पोजीशन इज गुड। 300 प्लस भी आ रहा है तो दैट इज ओके इन बायोलॉजी। तुमने थोड़ा भी ध्यान कम किया, अब कितने भटकोगे? 250 की रेंज में भटक जाओगे। इससे इसको बढ़ाने का ये तरीका एक ही है, वो है रेगुलर वाइवा टेस्ट। मांगने से मिलता है, बिना मांगे कुछ नहीं देगा। मैं तुम्हें क्या बोला है? मैसेज करके कॉल कर देना। कॉल ना उठाए टेंशन नहीं, मैसेज आ गया ना भाई, आज नहीं कॉल आ गया तो मैं चेक करेगा। और जिसमें अगर तुमने बदल नंबर बदल लिया हो एडमिशन के टाइम से, तो आके मोबाइल में सेव कर देना नंबर। अननोन नंबर को मैं कॉल नहीं करता और ना कॉल उठाता हूं। चलो जी स्टार्ट करें। माइटोसिस। स्टार्ट करते हैं माइटोसिस। व्हाट इज माइटोसिस? एनी आइडिया? 10th लेवल का पूछते हैं। माइटोसिस क्या चीज है? एनी आइडिया? माइटोसिस है क्या चीज? माइटोसिस तुम्हारी बॉडी की हर सेल डिवाइड कर रही है। गैमेटिक सेल को छोड़ के जहां भी डिवीजन चल रहा है वो नॉर्मल सेल हो रही है, और नॉर्मल सेल को बोलते हैं सोमेटिक सेल, और सोमेटिक सेल में डिवीजन को बोलते हैं माइटोसिस। सोमेटिक सेल डिवीजन इज इक्वल टू, तुम्हारी हर सेल में क्रोमोसोम का नंबर सेम है डिफरेंट है? सेम है, इसलिए इसका तीसरा नाम क्या है? इक्वेशनल डिवीजन। अब कोई भी हो, माइटोसिस हो, मियोसिस हो, कोई भी डिवीजन हो, डिवीजन में सबसे पहला फेज क्या होगा? इंटरफेज। कोई भी डिवीजन हो, दूसरा फेज क्या होगा? एम। एम फेज को क्या बोला जाता है? फेज ऑफ एक्चुअल सेल डिवीजन। फेज ऑफ एक्चुअल सेल डिवीजन यहीं पे होनी है, शादी या डिवीजन जो भी होना है। तो चौधरी जी तैयार है ना? यहीं पे क्या होता है? ड्रामा। ड्रामा तैयारी में होता है, शादी में होता है, इसलिए इसका नाम दूसरा क्या रखा था अपन ने? मोस्ट ड्रामेटिक फेज। इसमें दो पार्ट होते हैं। पहला होता है न्यूक्लियर डिवीजन और दूसरा साइटोप्लाज्म डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोप्लाज्म डिवीजन।
न्यूक्लियर डिवीजन नाम से आइडिया लगाओ, इसमें किसको डिवाइड करेंगे? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को कुछ लोग क्या बोलते हैं? कैरियन, इसलिए बोलते हैं कैरियो। तो काइनेसिस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ये लो जी, डिवीजन और काइनेसिस सेम है, कैरियोकाइनेसिस। क्लियर? तो इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन का मीनिंग होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। अब इसमें काम कैसे करता है? हाउ इट विल रिएक्ट? तो देखो इसमें 4 चीजें होती है। कैरियोकाइनेसिस डिवाइड इनटू 4 पार्ट: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और ये 10th लेवल तक पढ़ लेते हैं सब, राइट? अब देखो इजी क्वेश्चन, और सब गलत करेंगे। एम फेज का लास्ट फेज क्या है? साइटोकाइनेसिस की टीलोफेज। पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। जल्दी जल्दी में लोग क्या करते हैं? टीलोफेज बोल देते हैं। एम फेज के 2 पार्ट होते हैं, कैरियोकाइनेसिस, फिर तो लास्ट में क्या होता है? डिवीजन ऑफ। पहले क्या होता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। वर्ड क्लियर? डिवीजन ऑफ। अब न्यूक्लियर डिवीजन का फर्स्ट फेज और कैरियोकाइनेसिस का लास्ट फेज टीलोफेज। तो 4 फेज होती है कैरियोकाइनेसिस: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और ये सारे ग्रीक वर्ड है। इनका मीनिंग मैं बता देता हूँ नॉलेज के लिए, याद नहीं रखना है। प्रो मतलब पहला, मेटा मतलब सेकंड फेज, एना मतलब अप, ऐसे पकड़ पकड़ के खींचते हैं इसलिए बोलते हैं अप, और टीलो वर्ड का मीनिंग होता है टर्मिनल। टीलो मतलब वर्ड क्लियर? अब टीलोफेज अभी बिना पढ़ाई खत्म कर देता हूं। इसका दूसरा नाम है नॉलेज के लिए रिवर्स ऑफ प्रोफेज। रिवर्स ऑफ। तो स्टार्ट कर दो प्रोफेज। आइडियली देयर इज नो सच डिमार्केशन बिटवीन ऑल फेजेज। तुम्हें अगर कोई पूछे कि बताओ प्रोफेज चल रहा है कि मेटाफेज, यू कैन डिफरेंशिएट आइडियली। बट एनसीईआरटी ने बोल रखी है मार्किंग, तो मानेंगे। एनसीईआरटी ने पहले बोला है नहीं होती है, और आइडियली नहीं होती है। बट एनसीईआरटी ने हर टॉपिक के अंदर क्या दे दिया है? मार्किंग। तो मार्किंग भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भी पढ़ेंगे। वर्ड क्लियर? अब पहले अपन 2-4 चीजें नॉलेज के लिए कुछ वर्ड सीखेंगे। क्या सीखेंगे? वर्ड्स। तो पहले 2-3 वर्ड आते हैं। माइटोसिस डिटेल में जाने से पहले कुछ वर्ड्स आते हैं। एक वर्ड आता है डीएनए। डीएनए के बारे में पता है तुम्हें? डीएनए की साइज अपने अंदर कितनी है? अराउंड 2.2 मीटर। डीएनए एसिड है कि बेस? एसिड है। अब इतना 2 मीटर को पैक करना है, पैक ही करेंगे। अब तुमने कभी घर पे स्टिचिंग थ्रेड को पैक करते हुए देखा है? पैक्ड स्टिचिंग थ्रेड देखा है? 100 मीटर इतने से लकड़, इतने से कार्डबोर्ड के ऊपर सिलाई का धागा देखा है? स्टिचिंग थ्रेड इतना, इतने से के ऊपर 50 से 100 मीटर। दूसरे पतंग जगाने वाला उड़ाते हैं ना पतंग, वो 1000 मीटर 2000 मीटर इतने से के ऊपर आया था रूल के ऊपर। वो क्या है? पैकिंग। डीएनए कितना है? 2 मीटर। किसके अंदर डालना है? माइक्रोमीटर के अंदर डालना है। तो देयर इज द नीड ऑफ पैकेजिंग। तो व्हाई देयर इज द नीड ऑफ पैकेजिंग? क्रोमोसोम कैसे क्यों बनाते हैं? क्लियर? बिकॉज योर लेंथ ऑफ डीएनए इज मोर देन। अब डीएनए एसिड है कि बेस? तो उसको पैक किससे करेंगे? बेसिक प्रोटीन, उसका नाम क्या है? अब स्टोन प्रोटीन क्या है? उसमें एसिडिक नहीं है, क्या है? अमीनो एसिड क्या है? बेसिक। तो इसमें बेसिक प्रोटीन कब होगी? जब इसमें बेसिक अमीनो एसिड होंगे। अब उनके नाम 12th में पढ़ेंगे। अभी मुझे याद नहीं है कि लाइसिन है कि आर्जिन है ना कि स्टिडीन है, बाद में याद करेंगे। हो गया? ये दोनों पैक होके, अब ये देखो ये है स्टोन प्रोटीन। अभी कितने तरह की होती है? 12th में टॉपिक है कि 5 तरह की होती है टोटल। ये स्टोन प्रोटीन है। इसके ऊपर डीएनए ऐसे कॉइल होता है, एक ऐसे 1.25 कॉइल होता है, नॉट कंप्लीट 2, 1.75। देखो एक कॉइल यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ये एक कॉइल कंप्लीट, ये यहां तक रुक गया। तो कितना हुआ? 1.25। इतना बाकी है, 1 क्वार्टर बाकी है, राइट? 1 3/4 हो गया, राइट? कितना क्वार्टर बाकी है? 1 क्वार्टर। ऐसे इसके ऊपर डीएनए कॉइल होता है। ये डीएनए कॉइल हो गया, हो गया डीएनए। इसके ऊपर एक स्टोन प्रोटीन और चिपक जाती है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं?
वर्ड क्लियर। ये फर्दर पैक होके स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, उसको बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन, नॉट टिड। तीन वर्ड क्लियर। क्रोमेटिन फर्दर कंडेंस होके क्या बनाता है? क्या बनाएगा? क्रोमोसोम। क्या बनाएगा? तो ये जो ऐसा है, ये स्प्रिंग खुला हुआ है, ये ऐसे पैक होता है, और पैक होने पर जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं क्रोमेटिड या क्रोमोसोम। अब G1 S निकल गया, G2 निकल गया, प्रोफेज आएगा। अब कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछो, S प्रोफेज में एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड आने चाहिए? G1 के बाद S आया, S के बाद G2 आया, G2 के बाद प्रोफेज आएगा, तो मतलब प्रोफेज में एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड आने चाहिए? G1 में क्या था? G1 में एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड था। G1 में एक क्रोमोसोम में, G2 में क्या है? एक क्रोमोसोम में। G2 के बाद कौन सी फेज आएगी? M। M मतलब प्रोफेज। तो प्रोफेज के एंड में क्या दिखेगा? एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड? G1 में क्या था? एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड। G2 में क्या है? एक क्रोमोसोम में। तो फिर इस वाली फेज में प्रोफेज में कितने क्रोमोसोम आने चाहिए? दो। एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड। वर्ड क्लियर। लोग फंसते रहते कि कहां नंबर बढ़ गया। तो ये क्रोमेटिन वर्ड क्लियर, और ये क्रोमेटिड और क्रोमोसोम वर्ड क्लियर। आगे बात करें। नाउ आई विल एक्सप्लेन अबाउट द क्रोमोसोम। ये यूज होने वाला है माइटोसिस में। देखिए क्रोमोसोम के बारे में जितना इस चैप्टर में काम में आएगा उतना ही बताऊंगा, उस डिटेलिंग अपन बाद में जाएंगे सेल चैप्टर में। अब सपोज कुछ नहीं, क्रोमोसोम मनीष गुप्ता है, ये बॉडी का सेंटर पार्ट, ये लो जी सेंटर पार्ट। सेंटर पार्ट को क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? इससे बॉडी के दो पार्ट हो गए, ये ऊपर का पार्ट और ये नीचे का पार्ट हो गया दो। अब ज्यादा झुक नहीं सकता मोटा आदमी, तो ये लो जी। अब एक प्रोफेज बनाओ, मेटाफेज बनाओ, एनाफेज, टेलोफेज, कौन सी फेज कंसीडर करना है बोलो? तो लो जी, कितने क्रोमेटिड बनाएंगे? बन गई। अब तुम्हारी इच्छा जितना ले लेना, बराबर। तो ये कितने, एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड बनाए? अब सपोज मैं क्रोमोसोम अलग अलग करना है, पकड़ के खींचना है, तो यहाँ पे बेल्ट में क्या लगाते हैं? हुक। पैंट में क्या लगाते हैं? देखा कभी पैंट में ऐसे हुक, फिर हुक के अंदर लोग क्या डाल देते हैं? बेल्ट। तो व्हाट इज द रोल ऑफ दिस लूप? रहता है नहीं रहता? व्हाट इज द रोल, काम क्या है इस लूप का? ऐसे कुछ डालो, पकड़ के खींच लो, बराबर ना। तो यहाँ पे कितनी प्रोटीन्स होती है? 2 प्रोटीन्स एट 90 डिग्री। कितनी प्रोटीन्स? इसमें होती है 2 प्रोटीन्स एट 90 डिग्री। उसी को क्या बोलते हैं? सेंटर, उसको बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं? वर्ड क्लियर? काइनेटोकोर। और काइनेटोकोर का काम रस्सी पकड़ के खींचने में हेल्प करता है। काइनेटोकोर का काम क्लियर? क्या करेगा? खींचने में हेल्प करेगा, क्योंकि क्रोमोसोम को अलग करना है। अपन क्रोमेटिड डबल कर लिए, डबल करने के बाद क्या करना है? अलग करना है। अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? खींचना पड़ेगा, और खींचने के लिए पहले बांधना पड़ेगा, और बांधने वाली जगह का नाम क्या है? तो व्हाट इज काइनेटोकोर? व्हाट इज क्लियर? अब ये काइनेटोकोर का काम क्या है? प्रोवाइड साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ, प्रोवाइड साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। वर्ड क्लियर? वर्ड क्लियर? अब एनसीईआरटी की बुक से बता रहा हूं, इधर उधर से नहीं बता रहा। ये काइनेटोकोर कौन बनाता है? इट इज फॉर्म्ड बाय स्पिंडल फाइबर, फॉर्म्ड बाय। ये आइडियली गलत है। आइडियल की कोई वैल्यू है क्या जिंदगी में? तो अपन किसको फॉलो करते हैं? 99% बच्चों को नहीं पता होता है, बट किस में दिया हुआ है? मेटाफेज 165, पेज नंबर 165, मेटाफेज।
मेटाफेज में मिलेगा, नीचे 10 ऊपर से 10वीं 12वीं लाइन में ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलेगा काइनेटिक वर्ब फॉर्म्ड बाय। अब देखो नीट में बहुत बार क्वेश्चन आता है, देखो देखो फोकस, हु विल प्रोवाइड द साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, आंसर इज, अगर काइनेटिक वर्ब ऑप्शन में ना हो तब सेंट्रोमियर। दूसरा क्वेश्चन काइनेटिक वर्ब कौन बनाएगा, अब मैं क्रोमोसोम हूं तो ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, ये कौन सा कॉन्स्ट्रिक्शन है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। अब सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कुछ क्रोमोसोम में होता है, किस में होता है, सब में नहीं होता। तो लो जी ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बना दिया, तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसी का दूसरा नाम है एनओआर, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। नाम से आइडिया लगा, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। जब भी न्यूक्लियोलस टूट जाएगा उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस को रीअपियर करने में कौन हेल्प करता है, एनओआर। इसके बाद वाले पार्ट को बोलते हैं क्या, सैटेलाइट। क्या बोलते हैं, ये 99% बच्चे गलत पढ़ते हैं एनसीईआरटी से। चलो पढ़ा के गलत बताऊं, पढ़ा के गलती कराऊं, फील करना है, चलो मैं पहले बताता हूं फिर पढ़ाता हूं फील कराता हूं फिर करेक्ट कराता हूं, ठीक है। ये सैटेलाइट कुछ क्रोमोसोम में होता है, सब में होता है, इन फ्यू क्रोमोसोम, इन फ्यू। ये कांस्टेंट लोकेशन हो मेरी बॉडी के अंदर, ये एट कांस्टेंट लोकेशन, एट कांस्टेंट लोकेशन। ये भी नॉन स्टेनेबल एरिया, ये भी नॉन स्टेनेबल एरिया। कॉल्ड एज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या अपीयरेंस देता है, सैटेलाइट। तो ये सैटेलाइट है जो घूम रहा है, ये घूम रहा है वो क्या है, और ये क्या है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्लियर। अब ध्यान से सुनना, मैं वापस बोल रहा हूं। इन फ्यू क्रोमोसोम एट कांस्टेंट लोकेशन नॉन स्टेनेबल एरिया इज कॉल्ड एज सैटेलाइट। ट्रू फॉल्स, फॉल्स। अब यही चीज तुम्हारे सब दोस्तों को पूछ लेना, सब गलत बताएंगे। पेज नंबर 140, सेल चैप्टर निकालना समरी से जस्ट पहले, सेल चैप्टर निकालना समरी से जस्ट पहले। 140 समरी से जस्ट पहले 2 लाइन ऊपर लिखा सैटेलाइट, दिस विल गिव द अपीयरेंस ऑफ सैटेलाइट इन फ्यू क्रोमोसोम, कांस्टेंट लोकेशन, नॉन स्टेनेबल एरिया इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन विल गिव द अपीयरेंस ऑफ सैटेलाइट। सेल चैप्टर लास्ट बिफोर समरी, मिल गया डॉक्टर सैटेलाइट। ओल्ड एनसीईआरटी पेज नंबर 140 मिला। सैटेलाइट क्या चीज है, क्लियर। तो ये क्या घूम रहा है मेरा, अगर मैं क्रोमोसोम हूं तो ये क्या है, ये सैटेलाइट। ये सैटेलाइट नहीं, ये एनओआर है, और ये घूम रहा है जो क्या है, तो सैटेलाइट सब लोगों में नहीं होगा, कुछ लोगों में होगा, बराबर। वैसे अपने अंदर 5 क्रोमोसोम होते हैं जिनमें सैटेलाइट होता है, सब में नहीं होता, सब में ये होता है, ये कुछ लोगों में होता है। तो अपनी बॉडी में कितने से 5। अब नंबर भूल गया हूँ, 13 नंबर है कि 14 नंबर है कि 15 है कि 21 है कि 22। नीट में नहीं आता इसलिए मैं भूल जाता हूँ, मतलब याद तुम्हें नहीं करना है, राइट, फालतू का याद करने बैठ जाओ। वर्ड क्लियर, काम में आने वाले। आगे चले, स्टार्ट करें अब माइटोसिस। अब उससे पहले 2-4 चीज और देख लो। सेंट्रोसोम, व्हाट इज सेंट्रोसोम? सेंट्रियोल सुने, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल की नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल है, राइट। अब सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम में कितने सेंट्रियोल होते हैं, 2 सेंट्रियोल कितने डिग्री पे, 2 सेंट्रियोल एट 90 डिग्री। कितने सेंट्रियोल, 2 सेंट्रियोल एट 90 डिग्री। अब सेंट्रोसोम कैसा दिखता है, फील करा दूं। इसका एंट्रियोल का स्ट्रक्चर होता है कार्डविल शेप। कैसा शेप,
अब कार्ट व्हील पता है कि नहीं है? अरे बचपन में देखा है, लकड़ी की काटी, काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे मारा तोड़ा, नहीं सुना? मैंने तो भाई अभी भी सुना है, मेरे बच्चे के साथ बैठ बैठ के। बराबर। दूसरा, साइकिल का पहिया देखा है जिसमें चेन उतर जाती बार बार, देखा नहीं देखा? ऐसा वाला। ऐसा शिप का होता है कौन? कार्ट व्हील। अब फील लेना है तो साइकिल में जिसके ऊपर चेन चढ़ती है ना और घूमती है, वो जो दिख रहा है वो है एक्चुअल कार्ट व्हील। दूसरा फील करो, कृष्णा पर लॉर्ड कृष्णा ऐसा करता है, फिर गोल गोल घूमता है, फिर जाता है गर्दन उड़ा देता है, वो क्या है? कुछ लोग सुदर्शन बोल देते हैं, मैं कार्ट व्हील बोल देता है। बराबर। अब क्या मैंने कभी ऐसे करके उड़ाया नहीं है किसी को, तो मैंने साइकिल वाला देखा है, यूज भी नहीं किया। अरे मोटा आदमी बैठा ही नहीं जाएगा मेरे से जमीन में। कार्ट व्हील क्लियर? क्या चौधरी साइकिल से आ रहा है क्या तू? फिर किससे आ रहा है? ऑटो से। यस, ऑटो अच्छा है। ईस्ट एंड वेस्ट, जय महाराष्ट्र। आगे बात करें तो ऑटो से थोड़ा सेफली आना है, और टू व्हीलर से नहीं आना है बिना हेलमेट। हाँ, जो भी आ रहा है मेरे को दिख जाएगा नीचे पेरेंट भी। अभी मेरे को कुछ संस्कार करके बच्चा है, संस्कार मात्रे, अभी जिसका एमबीबीएस में एडमिशन हो रहा है, हो जाएगा, अभी काउंसलिंग चल रहा है ना, उसकी मदर वो मिल गया था, रास्ते में डाल दिया मैंने हेलमेट। मुझे कहीं भी दिख गए ना, चिंता मत करो, मैं डाल देगा हेलमेट के लिए। सेफ्टी प्रायोरिटी है। राष्ट्रीय 12th में बच्चा है, उसकी मदर बच गई थी, 15 दिन एडमिट रहे, फिर रिलीज हुए बिकॉज ऑफ क्या नहीं था? हेलमेट। और राष्ट्रीय एक बच्ची थी, बच्ची 5 फीट ऊपर उड़ी, एक्टिवा नीचे वो उड़ रही थी, फिर मैंने बोला ये हमारी झांसी की रानी है। चलो जी, अब बात करें। अब आता है एमफिज, प्रोफेज। अब अपन प्रोफेज कितनी बार पढ़ेंगे? 2-3 बार। पहले ये बताओ, इंटरफेज में माल कहां बना? न्यूक्लियस में कि साइटोप्लाज्म में कि दोनों जगह? तो गाढ़ा हुआ कि पतला हुआ? साइटोप्लाज्म गाढ़ा थिक होगा या पतला होगा? कोई भी चीज पानी में डालते जाओ, साइटोप्लाज्म कैसा हो जाएगा? गाढ़ा, थिक और विस्कस, लाइक हनी। अब कॉमन सेंस लगाओ कि अगर तुम सेंट्रियोल को भगाओगे तो क्या होगा? कोई बात नहीं, कीचड़, उसमें तुम चल के देखो तो क्या तुम्हारे फुटप्रिंट आएंगे? मेरे तो आ जाएंगे, तुम्हारा पता। अब तुम्हें फील लेना कि सेंट्रियोल कैसे फुटप्रिंट देगा, तो सब स्पोर्ट्स शूज तो देखा ही होगा सबने, उसके नीचे कुछ ऐसा ऐसा रहता है, कुछ लोग स्पाइक बोल देते हैं। जो लगाना है वो लगा लो, मेरे क्या है, मैं तो गरीब आदमी हूं बेटा। तो मेरे पास स्टड बोलो, स्पाइक बोलो, जो बोलना है बोलो, वो लगा के घूमूंगा तो वैसे वी शेप नोच आएंगे जैसे मेरे जूतों के नीचे है। और प्लेन है तो प्लेन आएगा। मैं गरीब आदमी है, मेरे सीधे जूतों के निशान सीधे वाले आ जाएंगे। तू क्या है, अमीर आदमी है, तो जूतों के नीचे क्या लगा रखा है? स्पाइक है। क्या है? आज स्टड्स ले ले, स्टड्स के निशान आएंगे ना बेटा। मेरे क्या है, जूते क्या है, कौन सी कंपनी के? स्केचर वाले। मैं तो अभी फिर से बोरो करने आ जाएगा। अरे तो चौधरी है हमारा। तो चलो जी, प्रोफेज में क्या क्या करना है सुन लो। सबसे पहले क्रोमेटिन को कंडेंस करना है। क्या? क्रोमेटिन को अब कंडेंस करोगे तो लास्ट में क्या मिलेगा? क्रोमेटिन को कंडेंस करने से क्या मिलता है? क्रोमोसोम। तो एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिन मिलेंगे? एक या दो? वर्ड क्लियर? तो व्हाट इज द मार्किंग ऑफ बिगिनिंग ऑफ प्रोफेज? इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन। और एंड का मार्किंग एक क्या होगा? एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिन होंगे? एक साथ अपने दो निशाने कर दिए। व्हाट इज द मार्किंग ऑफ बिगिनिंग ऑफ प्रोफेज? इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन। एंड में क्या मिलेगा? तो व्हाट इज द मार्किंग ऑफ एंड ऑफ प्रोफेज? क्रोमोसोम रेडी हो जाए। और एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिन हो? एक खत्म। दूसरा, व्हाट हैपन इन प्रोफेज? प्रोफेज ये बस जितने भी सेल ऑर्गेनल है सब गायब कर दो। सब नहीं करने, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम गायब करना है। किसको करना है?
तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्गी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्गी, ईआर, लाइसोसोम और वैक्यूल को गायब कर दो। तो प्रोफेज में बीच में तोड़ना स्टार्ट करेंगे और प्रोफेज के एंड में सब टूट टाट के गायब। तो एंड का दूसरा मार्किंग मिल गया, सब गायब। गोल्गी, ईआर, लाइसोसोम, वैक्यूल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस सब गायब। तीसरा सेंट्रियोल को भगाएंगे। सेंट्रियोल कौन सी फेज में बनाया? एस। अब भागते भागते वो क्या करेगा? फुटप्रिंट बनाएगा नहीं बनाएगा? तो लो जी, ये सेंट्रियोल, ये बेचारा सेल है, ये बेचारा, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियोलस और ये बेचारा क्रोमेटिन है, बराबर। इसके बाहर क्या होना चाहिए? ये ईआर, ये गोल्गी, ये लाइसोसोम, ये वैक्यूल्स। तो इसके अब करेंगे क्या? ये लो जी सेल है और ये बेचारे सेंट्रियोल्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, राइट। तो सबसे पहले क्रोमेटिन को कंडेंस किया तो क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा? क्रोमोसोम। और लास्ट में क्या बन गया? क्रोमोसोम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही है, यूनिटी टूट रही है, न्यूक्लियोलस गायब हो चुकी है, सेल ऑर्गेनल गायब हो चुके हैं, सेंट्रियोल भाग रहा है, भगा दो। एक को नॉर्थ की तरफ भगा और एक को साउथ की तरफ भाग रहा है। भागते भागते क्या बनाएगा? फुटप्रिंट। अब ये से मैंने हाथ दिया कीचड़ में तो हाथ घुस जाएगा, तो ये यहां से क्या निकालेगा? ये सेंट्रियोल का शेप ऐसा था, तो सेंट्रियोल यहां से क्या निकालेगा? एक माइक्रोट्यूब्यूल, एक इधर से माइक्रोट्यूब्यूल। तो वी शेप नोट परमानेंटली मैनेज होगा। सेंट्रियोल भागते भागते कितने, उसकी शेप कैसी थी? कार्टव्हील। कार्टव्हील तो पता है ना, लाइक दिस वन। भागते भागते दोनों साइड से क्या निकालेगा? माइक्रोट्यूब्यूल। इस माइक्रोट्यूब्यूल निकलते ही वी शेप नोट बन गई। इसको क्या बोला? एस्टर। वर्ड क्लियर? अब ध्यान रखना, क्रिश्चियन वाला ईस्टर नहीं है और न्यू ईयर पे ईस्टर आता है, अरे वो केक खाने वाला, ये एस्टर है, वो ईस्टर है, स्पेलिंग ध्यान रखना। तो सेंट्रियोल रेडिएट आउट टू माइक्रोट्यूब्यूल इज कॉल्ड एज एस्टर। अब एक सेंट्रियोल ऊपर की तरफ भागेगा और एक, तो कितनी एस्टर बनेगी? एक या दो? एक नॉर्थ पे और एक प्लांट पे बनेगी, एनिमल में बनेगी। सेंट्रियोल इज फाउंड इन एनिमल, नॉट इन, मैंने बताया होगा सेंट्रियोल इज एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स, बराबर। तो प्लांट में बनेगा एस्टर की एनिमल में? लास्ट दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सेंट्रियोल का काम कौन करेगा? तो तुम सोच रहा, तुम्हें नहीं आया तो मैं बता देगा। ओके, तो एस्टर किधर बन रही? ऊपर और एक नीचे, क्लियर। और ये भागते भागते किधर पहुंच जाएगा? लास्ट में एंड पे पहुंच जाएगा। हो गया, पॉल पे पहुंच गया। तो लो जी, इसमें तीन चीजें हुई। पहला क्रोमेटिन कंडेंस हो गया, क्रोमोसोम। दूसरा सब गायब, और तीसरा भगा दिया तो क्या बन गया? एस्टर। व्हाट इज एस्टर? सेंट्रियोल भागते भागते दो स्पिंडल फाइबर निकालता है, उसको क्या बोलते हैं? एस्टर ट्यूब। और टू एस्टर विद स्पिंडल फाइबर इज कॉल्ड एज माइटोटिक apparatus। वर्ड क्लियर? दो एस्टर हो, उसके साथ में जो फ्यूचर में स्पिंडल फाइबर काम में आएगा उसको क्या बोलते हैं? माइटोटिक apparatus। 99% बच्चे दो वर्ड बोलते हैं, एक तो एस्टर और दूसरा माइटोटिक apparatus। तो पेज नंबर 164 नया एनसीईआरटी 122 लास्ट डॉट, उसमें दो वर्ड मार्क करेंगे, एक एस्टर और दूसरा माइटोटिक apparatus। 122 मिला? जरा न्यू है ओल्ड है? ओल्ड में 164 लास्ट डॉट। एस्टर कितने बने? एक या दो? और बाद में फ्यूचर में स्पिंडल फाइबर काम में आएंगे, उन सबको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? तो टू एस्टर विद स्पिंडल फाइबर इज कॉल्ड एज माइटोटिक apparatus। मिला वर्ड? लास्ट में मैं 6 लाइन में खत्म करूंगा पूरा कैरियोकाइनेसिस कितने लाइन में? इतना क्लियर? चलो वापस, मैंने बोला ना प्रोफेज कितनी बार पढ़ेंगे? 3 से 4 बार।
लास्ट में तुम्हें कितने लाइन में याद करना है? ज्यादा याद किया तो तुम बेवकूफ हो, स्मार्ट हो? तुम बेवकूफ हो समझते। मैं तुम्हें क्या बताया? ऑल ऑफ यू आर स्मार्ट, ऑल ऑफ यू आर फील करना है और हो और रिएक्ट भी करना है, बराबर। चलो आगे देखें। हाजी की यस कपूर साहब के पीछे कौन है? क्या हुआ, नींद आ रही है क्या? खराब टीचर है फिर क्या कर रही है? सो रही है, थक गई है, रेस्ट चाहिए। चलो फिर करें कंटिन्यू, मुझे ऐसा लगा कि तुझे रेस्ट चाहिए। चलो जी आगे बात करें। देखो मैं गाँव वाला आदमी है, जो फील आता है वो तुरंत बोल देता है। चलो जी प्रोफेज में क्या क्या फील आया? यानी कि मैं डायग्राम, चलो डायग्रामेटिक लाते हैं। कौन सा कलर लेना है? रेड लेना है, तेरी इच्छा पूरी कर देते हैं। ये लो जी रेड रेड। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्गी, ईआर। ये लो जी लाइसोसोम, वैक्यूल्स। हो गया। अंदर सेंटर में क्या था? ब्लू ब्लू डाल देते, क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन। और कौन सा कलर मंगाए? चलो ये पिंक पिंक। ये क्या हो गया? सेंट्रियल। अब ये सबसे पहले क्या करते हैं? क्रोमेटिन को कंडेंस करेंगे और क्रोमोसोम बना देंगे। ये लो जी क्रोमोसोम बना देंगे। कलर लो, बन गए क्रोमोसोम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर सब गायब हो रहा होगा। ये लो जी गायब हो गया। गायब हो रहा है तो हो जाएगा लास्ट में। और ये सेंट्रियल भागते भागते इधर भाग रहे, भाग गए पहुंच जाएंगे। अब भागते भागते क्या बनाएंगे? एस्ट्रल रेंज। और भागने पे कितने सेंट्रियल रेंज होंगे? 2, क्योंकि एक सेंट्रोसोम में कितने सेंट्रियल होते हैं? 2। कितने डिग्री पे? इसलिए 165 मेटाफेज में तुम्हें ऐसा दिखेगा। पोल पे देखो 165। अरे 122 123 देख लो नए वाले। ओल्ड एनसीईआरटी 165 मेटाफेज के डायग्राम में तुम्हें दिख रहा है। पोल पे तुम्हें ऐसा दिख रहा होगा, दिख रहा है ऐसा? कितने सेंट्रियोल है? 2 सेंट्रियोल एट 90 डिग्रीज कॉल्ड सेंट्रोसोम। वर्ड क्लियर? तो व्हाट इज द मार्किंग ऑफ बिगिनिंग ऑफ प्रोफेज? इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन या टिन। एंड ऑफ प्रोफेज में क्या दिखेगा? सब गायब। एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिन? 2। और भागते भागते एस्टर प्लस माइटोटिक ऑपरेटर्स। खत्म। प्रोफेज कितने लाइन? अब ये क्या करना है? मेटाफेज में क्या करना है? इक्वेटर पे ले। नेक्स्ट वन इज मेटाफेज। भाई नोट्स फिर बनवा दूंगा मैं। लो जी मेटाफेज में क्या करना है? ये लो जी ये बेचारे क्रोमोसोम है, तो इनको पकड़ पकड़ के लाते, पकड़ पकड़ के, और पकड़ पकड़ के किधर ले आएंगे? इक्वेटर पे। पूरी बायोलॉजी में याद रखना, बड़े लोग घर के अंदर, छोटे लोग घर के बाहर। घर में कोई भी शादी का इवेंट चल रहा है तो घर में बड़े लोग घर में रहते हैं, छोटे बच्चे बाहर घूमते रहते हैं। बड़े लोग शादी करते हैं, छोटे लोग काम करते हैं। शादी के इवेंट में देख लेना, बड़े लोग बैठते हैं, बात करते हैं, शादी का इवेंट पूरा अच्छे से एंजॉय करते हैं, बच्चे लड़ते रहते हैं। जाके अच्छे से देखना बेटा, मैंने बहुत शादी अटेंड करी है। तो बड़े लोग घर के अंदर हो, छोटे लोग घर के, तो ये सिर्फ पकड़ पकड़ के लाना पड़ेगा। ऐसे कि क्रोमोसोम घूम रहे, ऐसे क्रोमोसोम घूम रहे, तो घूमते को पकड़ पकड़ के लाना पड़ेगा। और लाने, पकड़ पकड़ के लाने को बोलते हैं कन्ग्रेशन। पकड़ पकड़ के लाने को क्या बोलते हैं? दिस वर्ड इज नॉट मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी। तो पकड़ पकड़ के लाने को बोलते हैं ट्रांजिशन टू मेटाफेज। क्या बोलते हैं? ये लो जी, अब पकड़ पकड़ के लाएंगे तो छोटे लोग बाहर और बड़े लोग, दिख रहा है बड़े लोग। अभी उन्होंने सर इधर 3 बनाए, ये लो जी 4 बना देते, मन की शांति होगी। तो सारे सारे क्रोमोसोम को किधर लाके इक्वेटर पे अरेंज किया? इक्वेटर पे। इसको बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेजिक प्लेट, बराबर। ये सेंट्रोसोम है। ये क्या है? इसमें कितने तरह के स्पिंडल फाइबर बनाएंगे? 2 तरह के। एक सेंट्रियोल टू सेंट्रोमियर,
इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल फाइबर, क्या बोलते हैं? और एक सेंट्रियोल टू सेंट्रियोल, उसको बोलते हैं सपोर्टिंग फाइबर। दो तरह के फाइबर बन गए। तो व्हाट आर द की इवेंट ऑफ द मेटाफेज? इक्वेटर पे लाए और दो तरह के स्पिंडल फाइबर बनाया, दैट इज कॉल्ड एज की इवेंट ऑफ। अब देखो, व्हाट इज द मार्किंग ऑफ एंड ऑफ प्रोफेज? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होना। तो व्हाट इज द मार्किंग ऑफ मेटाफेज? मार्किंग ऑफ बिगिनिंग, स्टार्ट किधर से करोगे? कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। एंड ऑफ प्रोफेज में टूट गया तो मेटाफेज चालू हो गया। तो चालू होने की मार्किंग क्या है? कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर। प्रोफेज के एंड में टूटा था तो मेटाफेज की मार्किंग क्या है? कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वर्ड क्लियर? व्हाट आर द की इवेंट ऑफ मेटाफेज? इक्वेटर पे ले आओ और दो तरह के स्पिंडल फाइबर बना लो। तीसरा, अब बताओ सबसे ज्यादा कंडेंस कब दिखेगा? लेट प्रोफेज या मेटाफेज? लेट प्रोफेज को मेटाफेज बोलेंगे। तो स्टडी ऑफ क्रोमोसोम कौन सी फेज में करते हैं? मेटाफेज। इसलिए स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, नंबर, साइज, कुछ भी स्टडी करना है किधर करेंगे? कुछ भी में सब नहीं आता। मॉर्फोलॉजी आती है, नंबर आता है, साइज आता है, नॉट शेप। नॉट अब शेप कब आती है? जब बनेगी जब आ जाएगी, तो भी लाके दिखा देंगे। वर्ड क्लियर? मेटाफेज क्लियर? अब मैं पूरा मेटाफेज और टेलोफेज दोनों को वापस 4 लाइन में लेके आया था। प्रोफेज की शुरुआत में क्या किया? क्रोमेटिन को कंडेंस किया। एंड में क्या बना? एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिन? 1.2, एक लाइन 2 पॉइंट खत्म। दूसरा सब गायब। सब गायब मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी, ईआर, लाइसोसोम, वैक्यूल। देसी भाषा में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस गायब। तीसरा, सेंट्रियोल भागा, भागने से क्या बना? एस्टर एंड माइटोटिक apparatus। बराबर? तो इसलिए मार्किंग ऑफ मेटाफेज क्या हुआ? कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। व्हाट आर द की इवेंट? इक्वेटर पे लाओ, दो तरह के स्पिंडल फाइबर बनाओ, खत्म। एनाफेज। ये लो जी बेचारा एनाफेज। अब अंग्रेजी पढ़ेंगे एनसीईआरटी का। अंग्रेजी थोड़ा अच्छा है ना, वो उतना मेरे को डेप्थ में अंग्रेजी आता नहीं। आज चेक कर लेते कितना आता है तुम लोगों को भी। तुम्हारा इंग्लिश तो अच्छा ही होगा ना? अरे चेक कर लेंगे, चिंता मत करो। हम सब्जियों के नाम पूछ चुके हैं तुम लोगों से, मतलब बराबर ना? चीकू अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बताया ना बेटा, बहुत सारे बच्चे हैं इस दुनिया में जिनको अंग्रेजी मीडियम के छात्र बोलते हैं अपने आप को, और चीकू को अंग्रेजी नहीं पता है। मैंने हिंदी मीडियम में पास किया है, 12th भी और AIPMD भी, जिसको आज नीट बोल रहे हैं। तो मेरे को पता ही नहीं सब होता है मतलब चीकू होता है, वो तो तुम्हें पता होना चाहिए। अब देखो जी एनाफेज में क्या होता है। ये बेचारा अपना क्रोमोसोम है, ये होता एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड है? अगर मैं सेंट्रोमियर को तोड़ दूं, किसको तोड़ूं? तो एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड आएंगे? सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमोसोम क्रोमेटिड सेपरेट बोल सकते हो। तो क्रोमोसोम का नंबर डबल हुआ, सेम रहा। सेंट्रोमियर स्प्लिट, सो क्रोमोसोम सेपरेट, क्रोमेटिड सेपरेट, राइट? तो क्रोमोसोम का नंबर सेम है, डबल डबल, बराबर। चलो जी, तो यहां पे क्या दिखा एनाफेज का की इवेंट? सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमोसोम और क्रोमेटिड सेपरेट, राइट? की इवेंट क्लियर? लो जी, ये अपना सेंट्री, ये बनाया अपन ने सेंट्रियोल, ये दोनों डॉटर क्रोमेटिड बना दिए, सेपरेट कर दिया, राइट? पकड़ के अब क्या करना है? ऊपर खींचना है, बराबर। ये ए पॉइंट है स्पिंडल फाइबर का, और ये अब ये बताओ एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन। ऊपर वाला तुम्हें बुलाएगा कि तुम ऊपर वाले के पास जाओगे? अपन ऐसा काम करेंगे ऊपर वाला बुला लेगा, तो अच्छे से काम करने का, हेलमेट लगाने के ऊपर वाला ना बुलाए। जिसको ज्यादातर बच्चों को क्या लगेगा? ऊपर वाला खींच रहा है। सेंट्रियोल खुद कीचड़ में फंसा है कि नहीं फंसा है? तो उसमें वो जब कोई कीचड़ में फंसा है वो किसी को खींच सकता है क्या?
वो तो फंसा हुआ है। अब क्रोमोसोम को बेचारे को ऊपर जाना है, तो बी एंड ए एंड कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बी एंड कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ए एंड। तुम्हें ऊपर जाना है तो तुम रस्सी को ऊपर खींचोगे। किसको ऊपर जाना है? तो तुम ऐसा काम करोगे ऊपर वाला बुला ले, ऐसा काम नहीं करना है। तुम्हें कैसा काम करना है? अच्छे से पढ़ना है और लाइफ में ऊपर जाना है, स्टेट ऑफ ऊपर वाले के पास जाना है। तो कौन सा एंड कॉन्ट्रैक्ट करना है? ए एंड विल कॉन्ट्रैक्ट। काम ऐसा करना है कि ऊपर वाले के पास, ऊपर वाले के पास नहीं, यहाँ धरती पे ऊपर जाना है, राइट। तो ए एंड विल कॉन्ट्रैक्ट। अब तुम्हारे सारे दोस्तों को मजे लेके पूछ लेना, इट विल प्रोवाइड द कॉन्फिडेंस। सबको क्या लगेगा? ऊपर वाला बुला रहा है। नीचे वाला ऐसा काम करता है, ऊपर वाला। तुम्हें ऊपर जाना है तो तुम्हें रस्सी को ऊपर पढ़ के तुम बिना पढ़े नंबर लाके दिखा दो। तो तुम्हें ऊपर रैंकिंग में ऊपर आना है तो क्या करना पड़ेगा? मेहनत तुम्हें करनी है कि ऊपर वाला करेगा? हम नहीं करने वाले मेहनत मार्क्स लाने के लिए। ऐसा नहीं कि नहीं ये तो अच्छा बच्चा है, काट कर कोई नहीं 740 नंबर दे दो। एक्स्ट्रा मेरे से मांगेगा तो एक्स्ट्रा ही देगा ना, 720 से ऊपर ही देगा अगर मेरे से मांगेगा तो। एनटीए ने दिया था 719, 717, 716। वर्ड क्लियर? तो ए पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसकी वजह से किधर जाएगा? ये एनसीईआरटी के अलावा किसी बुक में नहीं है। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कौन सा एंड? क्रोमोसोमल एंड या सेंट्रियोलर एंड? ड्यू टू द शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोसोमल एंड इट विल रीच टुवर्ड द पोल। पोल पे पहुंचते वक्त कैसा दिखेगा ये? लाइक दिस, बराबर। बराबर। अब इसकी शेप साइज के हिसाब से होगी, ये काम है, ये काम है, बराबर। अब किसी का अगर दोनों साइज बराबर है तो कौन सा लेटर बनेगा? वी। अगर ये बड़ा और ये छोटा तो कौन सा लेटर बनेगा? एल। किसी का यहां पे सेंट्रोमियर हुआ तो जे। कौन सा लेटर बनेगा? और अगर यहीं पे हुआ तो आई। तो 4 तरह की शेप बन सकती है। जब कब दिखेगी? जब खींचेंगे। तो शेप ऑफ क्रोमोसोम कौन सी फेज में स्टडी करते हैं? एनाफेज। नीट में नहीं आएगा। अब अंग्रेजी पहले तुम पढ़ के बताओगे कि पहले मैं बता दूं? पढ़ के बता दो, थोड़ा अंग्रेजी का नॉलेज चेक करें। एनाफेज निकालो 165, उसमें अंग्रेजी का एक ट्रेलिंग बिहाइंड वर्ड लिखा होगा। अरे सेकंड लास्ट लाइन ऑफ 165 123, उसमें एक ट्रेलिंग बिहाइंड वाला स्टेटमेंट। कौन अंग्रेजी पढ़ के समझा सकता है मेरे को? क्या वो गांव वाला आदमी है ना, अंग्रेजी सीख के नहीं अकल सीखने जाएगा। हाँ जी बोलो मेरानी। देखो मैं सपोज क्रोमोसोम हूं, यहां से रस्सी पकड़ के खींच रहा है, तो ये क्या आर्म्स ऑफ क्रोमेटिड क्या है? तो मैं आगे जाऊंगा तो क्रोमेटिड की जो आर्म, क्रोमेटिड की जो टेल्स आर्म से किधर जाएगी? पीछे। मैं आगे जाएगा तो हाथ पीछे जाएंगे। समझ गए? अभी फील ही कर सकते हैं। अगर मैं आगे जा रहा हूं तो हाथ किधर जाएंगे? पीछे। अरे सेंटर में फील करना है, लाओ बुक दो। ये सेंट्रोमियर, ये आर्म से खींचो। दिख रहा है? कौन सा लेटर दिखा? वी। अभी इक्वल है तो वी दिखेगा, अनइक्वल है तो एलजीआई दिख जाएगा। और खींचा दिखा तो ये आर्म्स किधर जा रही है? पीछे। और ये किधर जा रहा है? तो ये आर्म्स किधर है? आगे पीछे। और ट्रेलिंग लाइन को पीछे बोलते हैं। क्लियर? स्टेटमेंट क्लियर? अंग्रेजी में पढ़ोगे थोड़ा अजीब सा कुछ फीलिंग आएगा। तुम आगे जा रहे हो तो आज किधर जाएंगे? पीछे। तो कुछ ऐसा काम करो कि जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। एनाफेज क्लियर? टीलोफेज तो पहले खत्म। रिवर्स ऑफ प्रोफेज। रिवर्स ऑफ, तो बताओ प्रोफेज में क्या किया था अपन ने? कब गायब? सब रीअपीयर। क्रोमोसोम को क्रोमेटिन कंडेंस करके क्या बनाया? तो यहाँ पे क्या करेंगे? क्रोमोसोम को टीलोफेज इज ओवर। अब मैंने बोला वहां पे भूत बैठा है, दिख रहा है क्या? था पहले, अभी नहीं है। दिख रहा है क्या? प्रेम से दिख रहा है? सुबह थे, अभी नहीं है।
जिसका फिजिकल एविडेंस खत्म हो जाए। पहले क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनाया, बाद में क्रोमोसोम को गायब कर दिया, बोलो अब है कि नहीं है? जिसका कोई फिजिकल एविडेंस ना बचे उसको बोलते हैं डिस्क्रीट एलिमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट एलिमेंट को हिंदी में बोलते हैं नो फिजिकल एविडेंस। नो, तो टेलोफेज में अंग्रेजी में एक वर्ड लिखा होगा डॉट में, डिस्क्रीट एलिमेंट। क्या लिखा होगा? इसका मीनिंग क्लियर? वहां दिख रहा है भूत? दिख रहा है क्या? हाँ, तो फिर बुलबुले देख के और दिखने लगेगा। तो उसको बोलेंगे नो फिजिकल एविडेंस। वर्ड क्लियर? नो फिजिकल एविडेंस वर्ड क्लियर? उसी को अपन क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट एलिमेंट। कोई डाउट?